अच्छा बेटा, अब जो है स्टार्ट करते हैं ब्रेक के बाद बेटा। और हम बात कर रहे थे टैक्स क्रेडिट की, राइट। अच्छा बेटा देखो, टैक्स क्रेडिट में जो बात है ना, हाँ बेटा, ओ भाई ऐसे तो चला। ऑनलाइन बेटा एक दफ़ा कंफर्म कर लें, आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है आपके पास? देखिए, जो टैक्स क्रेडिट की बात हो रही थी, सबसे पहले फर्स्ट टैक्स क्रेडिट कौन सा होगा? रॉन्ग। कौन सा होगा? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। सपोज करें कि आपने एक अमाउंट है टैक्स लायबिलिटी का, वो कैलकुलेट किया हुआ है, वो है 100। अब लेस करने जा रहे हैं आप, सबसे पहले क्या करेंगे? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? लोअर ऑफ फॉरेन इनकम टैक्स पेड और पाकिस्तान इनकम टैक्स पेएबल। हाँ ना, ऑब्वियसली एफएसआई पे ही। तो अगर आप गौर से देखें, फॉरेन टैक्स क्रेडिट बनता है, सपोज करें 5, सही है? ऐसे है ना? फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट किया हमने और उसकी कंडीशंस क्या हैं, ऑनलाइन बेटा वो हमने स्टडी कर ली। अब मैं आगे लेके जा रहा हूँ। अब आ रहे ग्रुप। ओके, ग्रुप में सबसे पहले डोनेशन पे क्रेडिट, सही है? डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट A/B इंटू सी। सी क्या होगा, इस पे बात चल रही थी तो हम डिस्कनेक्ट हुए थे। सी का कंपोनेंट क्या होगा? सी का कंपोनेंट होगा एक्चुअल अमाउंट जो डोनेशन का है, और कितने परसेंट? 30% किसका? टैक्सेबल इनकम का। दोनों में से विच एवर इज लोअर। ठीक है बच्चों? अब देखें, टैक्सेबल इनकम इधर लाते हैं, ठीक है? 100 है से 900 हमारी टैक्सेबल इनकम है, लाइब्रेरी एजम्पशन ले रहे हैं। अब डोनेशन पे क्रेडिट कैसे कैलकुलेट होगा? A/B इंटू सी। डोनेशन था 80,000 रुपये का। डोनेशन कितना है? 80 का। क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 80 पे A/B इंटू सी। सी को बाद में देखते हैं, बताएं A/B क्या होगा? यही पॉइंट है। यहाँ याद रखिएगा कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद जो बचेगा वो होगा ए। यानी आप 100 नहीं बल्कि 95 लेंगे। पहला क्रेडिट माइनस होने के बाद जो बचा वो लेंगे। तो 95 ना के 100। क्यों? क्रेडिट तो माइनस करो इसका भाई। तो आपके पास आ जाएगी लायबिलिटी कितनी? 95 95 और टैक्सेबल इनकम कितनी है? 900। अब सी क्या होगा? एक्चुअल अमाउंट और क्या लेना है इसका? टैक्सेबल इनकम। ये 900
हाँ बेटा, हाँ हाँ मैं करता हूँ, ये कुछ और चीज़ है, ये नहीं है, ये बिल्कुल सही लिखा है बट ये किसी और चीज़ के लिए लिखा है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसकी फिगर मैंने 9 लाख कर दी, 1 लाख कर दी और 5,000 माइनस हो गया तो 95,000 हो गया, और ये वही, ठीक है। डोनेशन का अमाउंट थोड़ा कम कर देता हूँ बेटा। पॉइंट टू नोट इज ए अपॉन बी में ए, जिस पॉइंट को आप ढूंढ रहे हैं वो एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्योंकि वो कुछ और पॉइंट है, ठीक है। डोनेशन के लिए फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद वाली लायबिलिटी दी जाएगी। तो 1 लाख से 5,000 माइनस हुआ 95,000, 9 लाख इनकम है। इधर एक तरफ 40,000 और दूसरा क्या है, इसमें इसका कितना परसेंट लूंगा, 30%, विच एवर इज लोअर कितना है 40,000। तो क्रेडिट कितना मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा लोअर का 40,000 इंटू 95 डिवाइड बाय ए अपॉन बी इंटू सी। ए टैक्स लायबिलिटी, बी टैक्सेबल इनकम, सी दो में से लोअर, एक्चुअल अमाउंट या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। मगर पॉइंट टू रिमेंबर कि ए में से फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस किया हुआ है। ओके चले, दूसरा क्रेडिट है, सबर 40,000 270 है ना, विच एवर इज, ये एक्चुअल अमाउंट है डोनेशन का, ये 30% है टैक्सेबल इनकम का। ये कंपोनेंट सी है, सी कंपोनेंट, ठीक है बेटा, ये सी, ये बी, ये ए। मगर ए को गौर से देखो, 1 लाख नहीं लिया, फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करके 95 लिया है, ये बात सिर्फ समझानी थी। इधर एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लोअर लिया। क्लियर है बेटा इस पे? चलें बताएं बेटा, ये क्लियर है? अब सुने गौर से। अब आ रहे हैं दूसरे क्रेडिट की तरफ, और वो है अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है पेंशन फंड में। ये आया आपका पेंशन फंड, कंट्रीब्यूट क्या किया है, सेम तरीका होगा यहां पे भी, यहां पे भी सेम तरीका होगा, ए अपॉन बी इंटू सी। इधर सी क्या है, इधर ए क्या है, बी क्या है, गौर से सुनना, अब तवज्जो करना। जब हम ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट की कैलकुलेशन करेंगे, नंबर 2, इसमें लायबिलिटी सेम रहेगी, हर पिछले से माइनस नहीं करेंगे, ये जो आप दिखा रहे थे। इसका मतलब है कि अब हम ये नहीं करेंगे कि 4,200 माइनस करके जो बच जाए उसको ए बनाएं, नहीं, अब ए सेम रहेगा ग्रुप में। यानी जब हम ग्रुप में आते हैं तो ए अपॉन बी चेंज नहीं होता। ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट के लिए ए अपॉन बी सेम रहेगा, कोई क्रेडिट उसको लेस नहीं कर पाएगा। तो हमने सर फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्यों माइनस किया था, क्योंकि उस पर लिमिट नहीं है। लिमिट लॉ ने कब लगाई है, कहता है इस ग्रुप में मौजूद क्रेडिट्स को लेस किए बगैर लायबिलिटी लेना, तो हम लायबिलिटी में से ये माइनस नहीं करेंगे। अब कंपोनेंट सी अगर आप देखो तो कंपोनेंट सी क्या है इसका, ये देखें, पेंशन फंड के लिए ये जो हमने बातें लिखी हैं ये आपके सामने मास्टर शीट है, और ये देखिए सेम फार्मूला है, ए अपॉन बी इंटू सी। ए क्या है, पर्सन्स टैक्स फॉर द टैक्स ईयर बिफोर अलाउंस ऑफ क्रेडिट। कौन से क्रेडिट हैं जो माइनस हो नहीं करेंगे ग्रुप के। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी क्रेडिट माइनस नहीं करेंगे, इससे पहले वाले क्रेडिट्स माइनस हो सकते हैं, मगर इस ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट वाले माइनस नहीं हो सकते। फॉरेन टैक्स क्रेडिट है तो माइनस कर लो, मगर इस शीट में मौजूद जो ग्रुप है
वो माइनस नहीं करोगे लायबिलिटी से, ठीक है। बी टैक्सेबल इनकम में, सी क्या है, चैरिटेबल डोनेशन, डोनेशन की सूरत में एक्चुअल अमाउंट लेंगे, ये टोटल अमाउंट है, और दूसरा क्या है 30%। इधर क्या है पेंशन में टोटल अमाउंट और 20%। इधर हम क्या करेंगे टोटल अमाउंट, अब हमने कंट्रीब्यूट किया था सपोज कर लो 50,000, तो अब हम क्या लेंगे 20% लेंगे इसका, विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या बना, लोअर बना 50 इंटू क्या करेंगे, इंटू ए डिवाइड बाय ये माइनस, ये लोअर एक्चुअल अमाउंट लोअर बना क्योंकि 20% ज़्यादा था, विच एवर इज लोअर लेंगे इधर। इसका मतलब क्या है, सी कंपोनेंट में एक्चुअल या 30% है इनकम का, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम का बेटा, और दूसरा क्या है 20% और टैक्सेबल इनकम है, एक्चुअल और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक है बेटा। इन दोनों में से क्या लेंगे, लोअर। मगर ये देखिए 95 हमने चेंज नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि चेंज नहीं कर सकते, ग्रुप के अंदर आएंगे तो फिर क्रेडिट माइनस के बगैर लायबिलिटी लेंगे, ठीक है बेटा। अब आपको मैं चाहता हूँ काइंडली इस शीट पे फोकस करें क्रेडिट्स की। अगर आप आए टैक्स क्रेडिट पे तो मैंने क्लासीफाई किया है, 2 को अलग साथ किया है, 1 अलग कर दिया, 2 अलग कर दिए, और विमेन एंटरप्राइज अलग चीज़ें। पहली चीज़ क्या है, आज तक इस पूरी शीट से सवाल बना है सिर्फ 3 चीज़ों पे। बार बार न्यूमेरिकल में आता है डोनेशन, कभी कभी आता है पेंशन, और एक आध दफ़ा आया है विमेन एंटरप्राइज। ये इन पे सवाल नहीं बन सकता है, पीओएस मशीन पे भी बन सकता है, मगर ये इतने स्पेसिफिक हैं, पीओएस मशीन मैन्युफैक्चरर ने लगानी है नहीं, किसने लगानी है, रिटेलर ने। तो सवाल किसका बनाना पड़ेगा, स्पेसिफिक हो गया, सवाल बनाता ही नहीं ऐसा, टियर 1 कैटेगरी। इसीलिए इस शीट में 3 चीज़ें सीख लो बस, वही 4 दिनों का अगर मैं कोर बनाऊं और 5वें दिन पे छोड़ दूं तो मैं आपको सिर्फ कहूंगा फोकस ऑन ओनली 3 थिंग्स। पहला डोनेशन, दूसरा पेंशन फंड, तीसरा विमेन एंटरप्राइज। वो तो पहले पढ़ा दिया ना, इस शीट में नहीं है, वो किसी और शीट में है। फंड टैक्स क्रेडिट हमने पढ़ लिया, वो पहले था। डोनेशन के लिए फार्मूला क्या है, A/B इंटू सी, जिसमें ए क्या है टैक्स लायबिलिटी, मगर उससे क्या माइनस हो चुका होगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। बी क्या है टैक्सेबल इनकम। सी क्या होगा, 2 में से लोअर। पहला क्या है एक्चुअल अमाउंट, दूसरा क्या है 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, करेक्ट। और पेंशन फंड में A/B वही, अब चेंज नहीं हो रहा A/B। और सी क्या होगा, 2 चीज़ें, एक्चुअल अमाउंट ऑफ जो कंट्रीब्यूशन है और दूसरा 20% है। एक चीज़ और, मैं आता हूँ बेटा आपकी तरफ, सवाल पे आता हूँ। एक चीज़ और वो ये है, डोनेशन पे 2 और चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि डोनेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, उसकी हर एंगल से कवरेज कर लो। पहली चीज़ ये कि अगर आपने कोई एसेट दिया होगा डोनेशन में तो फिर उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, ना कि कॉस्ट। बड़ा पॉइंट बताया मैंने। हमने एक गाड़ी किसी एनजीओ को डोनेट की, गाड़ी की कॉस्ट थी 32 लाख, फेयर मार्केट चल रहा था 38 लाख। डोनेशन कितने पे लूँ, कॉस्ट से भी ज़्यादा, क्योंकि एसेट है तो क्या लेंगे, फेयर मार्केट। नो, एसेट की सूरत में कॉस्ट नहीं लेना, क्या लेना है, उसमें कॉस्ट लिख के फेयर मार्केट लिख के विच एवर लोअर नहीं लिखा, लेंगे ही क्या, डोनेशन पर्पस के लिए नोट कर लो, एसेट का क्या लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू। दूसरा, अगर डोनेशन में कैश दिया है, याद रखो कैश पे कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा।
क्योंकि क्रेडिट सिर्फ कब मिलता है? जब आपने क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट की हो। आखिरी पॉइंट, डोनेशन में एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी है कि डोनेशन कब मिलेगा? जब डोनी यानी जिसको डोनेशन दिया गया वो इस लिस्ट में से हो। और इस लिस्ट में 4 किस्म के इदारे आते हैं। पहला, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी जो किसी लॉ के तहत बनी, हर यूनिवर्सिटी लॉ के तहत बनती है, चाहे प्राइवेट ही क्यों ना हो। चार्टर होता है, असेंबली चार्टर पास करती है तो यूनिवर्सिटी बनती है। तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं समझना, हर यूनिवर्सिटी कवर हो गई। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और रिलीफ फंड, मगर किसका? गवर्नमेंट का। रिलीफ फंड की एग्जाम्पल है प्राइम मिनिस्टर्स फ्लड रिलीफ फंड वगैरह। तीसरा, ऐसा एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 100C का क्रेडिट मिले, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ होल, सब कवर हो गए। चौथा, 13 शेड्यूल की एंटिटीज। अब 13 शेड्यूल की एंटिटीज में से चंद एग्जाम्पल गिवन है यहाँ। 13 शेड्यूल है ही एनपीओस का। सवाल ये है कि नंबर 3 पे भी एनपीओ और नंबर 4 पे भी एनपीओ, तो अलग अलग क्यों? वो इसलिए कि नंबर 3 पे नाम लेके नहीं लिखा, इस वजह से वहाँ हर साल अपने एनपीओ स्टेटस को रिन्यू कराना पड़ेगा। हर वो बंदा, हर वो इदारा जो नंबर 3 की वजह से एनपीओ बना, वो अपना हर साल एनुअल रिन्यूअल लेगा। मगर जो चौथे नंबर पे कवर हुए बाय नेम, उनको रिन्यूअल लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको बाय नेम शामिल किया गया है। ये फ़र्क है। क्लियर? एफबीआर से, कमिश्नर से हर दफ़ा रिन्यूअल करना पड़ता है अगर नंबर 3 वाले हैं तो आप। ओके बेटा, एक आखिरी चीज़, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये देखें, अगर कंपनी है जिसका सवाल नहीं बनता तो 20% है, 30 नहीं है। मगर एक बात और देखें, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए आखिरी, अगर डोनेशन देने वाला और लेने वाला एसोसिएट है तो फिर 30% की बजाय आधा हो जाएगा। कितने परसेंट? 15%। रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन में एक जगह मौजूद है जिसके अंदर एसोसिएट्स डिफाइंड है। इंडिविजुअल आपस में एसोसिएट बनते हैं जब वो आपस में रिलेटिव्स हों। अगर कोई बंदे का बिजनेस है और उसकी कोई एनपीओ चल रही है तो उसको डोनेशन देगा तो 13% ना। अगर डोनेशन किसी अपने ही इदारे को दिया है तो डेफिनेटली वो एसोसिएट है। यस, सही है। अच्छा बेटा, एक सेकंड सिर्फ दे मुझे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 3 चीज़ों पे फोकस रखना। पहला था फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो हो गया, उसको रिकॉल कराता हूँ। कुछ चीज़ें लाजिम थी उसके लिए, बताए क्या लाजिम था? रेजिडेंट होना, उसके पास पीएसआई एफएसआई होना, उसके एफएसआई का फॉरेन में टैक्स पेड होना, पाकिस्तान में उस पर टैक्स पेएबल होना। तो हमने कहा था फॉरेन का पेड और पाकिस्तान का पेएबल, विचएवर इज लोअर, वो क्रेडिट बन जाएगा। वो हम सबसे पहले माइनस कर लेंगे। फिर ग्रुप है, ग्रुप के अंदर हमारे पास क्रेडिट कितने? 5। पहला डोनेशन, A/B × C। ए क्या होगा? टैक्स लायबिलिटी, मगर कौन सी? जिसमें से फॉरेन क्रेडिट माइनस किया होगा। बी क्या होगा? टैक्सेबल इनकम। किस पे लगाएंगे? सी पे। सी 2 होंगी, 2 में से लोअर एक्चुअल अमाउंट और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। और ये सेम अप्लाई करेगा किस पे? फंड पे, पेंशन फंड पे। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड आपने किए, मगर सिर्फ एक फ़र्क हो जाएगा, उधर टैक्सेबल इनकम 30 की जगह, बाकी सेम होगा, सिर्फ 20 हो जाएगा। क्लियर? डोनेशन पे एहतियातन कुछ बातें और भी बताई, नोट कर लो। अगर कोई एसेट दिया गया है तो क्या लोगे? कॉस्ट लोगे? नहीं, क्या लोगे? दूसरा पॉइंट क्या था? कैश होगा तो अलाउ नहीं होगा जब तक के क्रॉस चेक से ना हो, बैंकिंग चैनल। वो कह सकता है कि डोनेशन
of 70,000 was given in cash, no credit is to be allowed. ठीक है, आर वी क्लियर? अच्छा, अब मैं आता हूँ लास्ट पॉइंट की तरफ, और वो है विमेन इंटरप्राइज। बाकी पे भी ब्रीफ बताऊंगा, छोड़ता इसको भी नहीं हूँ, मगर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ विमेन इंटरप्राइज पहले, क्योंकि ये एक दफ़ा सवाल है। ये विमेन इंटरप्राइज क्या है? ये वो बिजनेसेस हैं जिसको 100% खवातीन ओन कर रही हो। सोल प्रोप्राइटर में भी तो एक खातून हो, पार्टनरशिप में सारी खवातीन हो, कंपनी तो सारे शेयर होल्डर खवातीन हो। ऐसे बिजनेस को स्टैब्लिश किया गया है 1 जुलाई 21 के बाद, यानी उसके पहले वाले बिजनेस भी ना हो, तो फिर ऐसे बिजनेसेस को जो 2021 के बाद खवातीन ने लॉन्च किया, कहा गया है कि उनकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया जाएगा। कितने परसेंट से? 25% से। इसके अंदर पॉइंट ही दो हैं। पॉइंट ये है कि बिजनेस को ओन कौन कर रहा हो? 100% खवातीन, विमेन, एक पार्टनर भी मेल ना हो। अब वो बिजनेस का फॉर्म सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, मगर 100% ओन्ड बाय विमेन। दूसरा, लायबिलिटी रिड्यूस होगी। कितनी? टैक्स जितना भी बना उसका कितने परसेंट? 25% लेस हो जाएगा। चूंकि ये भी टैक्स से लेस हो रहा है, तभी इसको हम क्रेडिट के पास रख रहे हैं। इसका कोई फार्मूला नहीं है, जितनी लायबिलिटी है 25% माफ। ये प्लीज नोट कर लो सारे के सारे बच्चे, किसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किस हेड से? बिजनेस से। अगर उसने सैलरी से इनकम कमाई, वहां पे 25% की माफी नहीं है। अगर तो बिजनेस के अलावा किसी और हेड की इनकम भी थी, तो प्रोपोर्शन करके, अपोर्शन करके पहले हम अलग कर लेंगे वो टैक्स जो कि उसका बिजनेस में बनता है, और उसका 25% माफ होगा। 25% माफ होगा, टोटल टैक्स नहीं, बिजनेस पे आने वाला टैक्स। सही? अच्छा, अब ब्रीफली आसान है इसलिए ब्रीफली ये भी बता देता हूँ। ये सिर्फ उसी वक्त अप्लाई करेगा पीओएस मशीन वाला क्रेडिट जब टीयर 1 रिटेलर हो। टीयर 1 रिटेलर। और थोड़ी सी बात तवज्जो, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीन अब तक एफबीआर ने चंद बिजनेसेस पे लाजिम करार दिया है। सबसे पहले टीयर 1 रिटेलर्स पे लाजिम करार दिया गया, उसके बाद रेस्टोरेंट्स पे लाजिम करार दिया गया। रेस्टोरेंट्स और बेकरीज वो भी आ गई, और अब शायद ब्यूटी पार्लर्स पे भी ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे ये पीओएस मशीन लगाई गई है। इसका मतलब सारे टैक्स पेयर के लिए ये क्रेडिट अप्लाई नहीं करता, ये सिर्फ रिटेलर्स, उसके बाद रेस्टोरेंट्स, और अब ब्यूटी पार्लर्स, बस। टीयर 1 वो रिटेलर्स हैं जो कि सेल्स टैक्स में डिफाइंड है इज अ लार्ज रिटेलर। स्मॉल जो गली कोने में है, उनका टैक्स सेल्स टैक्स में कैलकुलेट होता है थ्रू बिजली का बिल। उनको छोड़ के बाकी गली कोने वाले रिटेलर ना हो, किसी प्लाजा में हो, कोई बड़ा उसका शॉप हो, कोई आउटलेट्स हो, कोई ब्रांड हो, वगैरह वगैरह, सादा अल्फाज में बड़े रिटेलर्स। मोस्टली इनका इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स लग जाता है, ये टीयर 1 नहीं है। चले आगे एक बात सुने, ये डिपेंड करता है रहते कहाँ हो, तो वो डिपेंड, इसलिए मैंने कहा ना, अगर तुम वहाँ पे रहते हो जहाँ पे नीचे प्लाजा बना होता है, फिर तो वो आते, वो डिपेंड उस पर करता है। एनीवे, टीयर 1 चूँकि सेल्स टैक्स का टॉपिक है तो उस पर मैं बात नहीं करना चाह रहा, आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो पीओएस मशीन जिस भी बिजनेस पे लाजिम करार दिया गया है, उसको इंसेंटिवाइज किया गया है। इंसेंटिवाइज क्या किया गया है? कहा गया है हर आउटलेट पे पीओएस लगाओ,
हर ब्रांच पे पीओएस लगाओ। एक बिजनेस की 4 दुकानें हैं, चारों पे लगाओ, लाजिम है लगाना। मगर हम इंसेंटिवाइज कैसे कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। एफबीआर ने कहा जो रिटेलर ये पीओएस मशीन लगाएगा, लगाना लाजिमी है, ऑप्शन नहीं है, मगर चलो एक तरफ हम आप पे लाजिम करार तो दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम लालच भी दे रहे हैं आपको। क्या कि मशीन कितने की आती है, एक्चुअल कॉस्ट, या कितने लाख, 1.5 लाख। ये 2 चीज़ें याद करो, मशीन की कॉस्ट और 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर, क्रेडिट मिलेगा आपको। अब ये पीओएस मशीन है क्या? पीओएस मशीन इज नथिंग बट अ लैपटॉप। उसमें सिर्फ एक सॉफ्टवेयर लगाना पड़ता है। आप किसी भी बेकरी पे जाएंगे, किसी भी जहाँ लिखा हो ना पीओएस कनेक्टेड, एफबीआर पीओएस कनेक्टेड, तो उसमें जब बिल बनता है ना, तो बिल बनता है लैपटॉप पे। जैसे ही वो बिल बनाता है, आपको रिसीट देता है, उसके नीचे एफबीआर का आ जाता है एक क्यूआर कोड। उसे पता चल जाता है कि ये मशीन वाकई एफबीआर से कनेक्टेड है। इन अदर वर्ड्स, जो सेल हुई वो फौरी, सुनिएगा, लाइव रिपोर्ट हो गई एफबीआर को। उसको किसने रिपोर्ट किया? उस पीओएस मशीन ने। पीओएस मशीन थी क्या? क्या देख रहे होते हो अक्सर, क्या देख रहे हो? लैपटॉप, और उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है। लैपटॉप या कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। इन अदर, गौर से सुनो, इन अदर बताता हूँ, इन अदर वर्ड्स, अगर मार्केट में जाओ और मुझे बताओ ऐसा लैपटॉप कितने का आता है, तो 1.5 लाख के अंदर आ जाएगा ना यार, 1 लाख में आ जाता है। तो एफबीआर ने क्या किया, सर्वे किया कि जी एक अच्छा लैपटॉप कितने का आ जाता है, तो सर्वे से एवरेज निकला 1.5 लाख, तभी उन्होंने फिक्स कर दिया 1.5 लाख। क्योंकि ये फिक्स नहीं करेंगे ना तो लोग लैपटॉप कितने का दिखाएंगे। 6 लाख का लैपटॉप लिया है मैंने, नकली बिल, तो क्रेडिट मुझे 6 लाख का दो। अब आपको समझ आई कि क्यों 1.5 लाख, समझ आई 1.5 लाख क्यों? क्योंकि सर्वे करके बैठे थे एफबीआर वाले। ठीक है, अब सुने एक और बात, टोटल अमाउंट उस मशीन का या 1.5 लाख, विच एवर इज। अब ये जितनी मशीनें होंगी उस पर अप्लाई करेगा। इसका मतलब है कि एवरी टाइम मशीन खरीदोगे क्रेडिट मिलेगा। तो मैंने 4 मशीनें खरीदी, मुझे कितने क्रेडिट मिलेंगे? 4। वो डिपेंड करता है ना कितने की थी, 4 दफ़ा क्रेडिट मिलेगा। मेरे पास 5 ब्रांचेस हैं, 5 मशीनें ली, बताएं 5 दफ़ा क्रेडिट मिलेगा। हर साल मिलेगा 1 दफ़ा, 1 दफ़ा जिस साल आपने परचेज किया। क्लियर? 1 रुपये पे मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि तुम मुझे डिवेट कर रहे हो। मुझे सारी कहानी इसकी पता है 1 रुपये की, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद देख रहा होता हूँ 1-1 रुपया कितना बना। आखिर में पूछ लेना, चलो मैं बता देता हूँ 1 रुपया कहाँ जाता है। देखें, ये 1 रुपया हम इसलिए कलेक्ट करते हैं, हर बिल पे एफबीआर कलेक्ट करता है, एफबीआर के पास 1 रुपया जाता है। ये वो जो पीओएस का एक चार्जेस है ना 1 रुपया, ये हर इनवॉइस पे 1 रुपया जो आपसे कलेक्ट होता है, ये एफबीआर के पास जाता है। और एफबीआर के पास ये इकट्ठा होता है, पूरे मुल्क से करोड़ों में पैसे आते हैं, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जमा कर रहे हैं। नहीं, उससे नहीं दे रहे अभी तक, खैर उसकी कोई यूटिलाइज है कि एक्चुअली मैं बताऊं, ये ना मजाक कर रहा था कि एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। बेसिकली ये पीओएस सिस्टम पे फर्दर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसे जमा हो रहे हैं, ताकि और बेहतर सिस्टम आपको बना के पकड़ा जाए। आपसे ही पैसे लिए जाएंगे और आप पे ही खर्च किए जाएंगे पकड़ने में। ठीक है, बस 1 सेकंड आगे नहीं जाना, क्योंकि टॉपिक चेंज हो जाएगा। सेकंड क्रेडिट पे आओ बेटा, फिर आते हैं आपके टॉपिक की तरफ। सेकंड क्रेडिट में सिंपल सी बात है, एक है कोल माइनिंग बिजनेस। कोल माइन बिजनेस इस वक्त पाकिस्तान में चूंकि एक्टिवली सिर्फ एक जगह ही है, थर, इसीलिए उसका जिक्र किया गया है यहाँ पे, कोल माइन प्रोजेक्ट इन सिंध। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और जगह पे होगा तो ये क्रेडिट नहीं मिलेगा, और जगह है ही नहीं, और जगह जब आएगा तो लॉ चेंज करेंगे वो। दूसरा, स्टार्टअप, गौर से सुनना, कौन सा स्टार्टअप? जिसे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने, किसने?
पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने क्या किया हो, सर्टिफाई किया हो। बताएं तो स्टार्टअप किस चीज़ का होगा, गुड्स का होगा? कौन सी सर्विसेज का? सॉफ्टवेयर ही होगा ना भाई, सॉफ्टवेयर ही होगा ना। लोअर ऑफ का मतलब ये था पीओएस मशीन कितने की ली, और 1.5 लाख विच एवर इज लोअर। अगर आपने 2 लाख की ली थी तो 1.5 लाख, 1 लाख की ली थी तो 1 लाख। ठीक है, आगे बढ़ जाओ बेटा। यहाँ पे कहा गया है कि 100% टैक्स की माफ़ी, टैक्स लगेगा ही नहीं। किन लोगों पे? जो 2 काम कर रहे हैं। कौन सा 2 काम कर रहे हैं भाई? कोल माइनिंग इंडस्ट्री, जो थर वाली, यानी चाइनीज़ कंपनीज़, यानी चाइनीज़ कंपनीज़, क्योंकि हम तो खुद ये काम कर नहीं पाएंगे, तो चाइनीज़ कंपनी को हमने क्या कहा, आओ कोल निकालो, बिजली में इस्तेमाल करो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। 100% क्रेडिट, जितना टैक्स बनेगा, इसका मतलब क्या है, गौर से सुनना, उन पे टैक्स नहीं लगता। तो क्रेडिट क्यों दिया, एग्जेम्पशन क्यों नहीं दी? क्रेडिट इसलिए कि रिपोर्टिंग तो करो, कैलकुलेशन तो करो, रिटर्न तो फाइल करो, मगर जितना टैक्स बने 100% माइनस करके पेएबल 0 कर दो। कोल माइनिंग पे साल नहीं है, सॉफ्टवेयर पे है। सॉफ्टवेयर पे जो स्टार्टअप है, ये साल स्टार्ट करोगे और अगले 2 साल 3 साल तक की छूट है। जिस साल आपने स्टार्ट किया और अगले 2 साल तक, आखिरी ये कभी भी नहीं आएगा। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इसलिए कि ये कंपनीज होती हैं, इसमें इसलिए बहुत कम बात करूँगा। इसमें 2 चीज़ें सिर्फ बताऊँगा। एक 25% क्रेडिट मिलता है, ये इन्वेस्टेड अमाउंट का। किसका? इन्वेस्टेड अमाउंट का क्रेडिट है। कितना? 25% इन्वेस्टमेंट का। मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो इन्वेस्टमेंट का 25% टैक्स माफ। आपने 20 करोड़ की फैक्ट्री लगाई, 20 करोड़ का 25% 5 करोड़ का क्रेडिट है। इसका मतलब ये लायबिलिटी का 25% नहीं है, इन्वेस्टमेंट का 25% है, बशर्ते कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री हो। अब ये 2 चीज़ें आप सीख लें, आपको एसेंस पता चल जाएगा। ये ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री क्या होती है? ग्रीन फील्ड का मतलब है ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जो ब्रांड न्यू हो, टोटली न्यू हो। अब सुने इसकी बात, अगर ग्रीन फील्ड का मतलब समझना चाहते हो तो इसकी मैंने रिसर्च की कि हम ग्रीन फील्ड न्यू को तो बोलते हैं, मगर कौन से न्यू को? तो इसकी रिसर्च में मुझे पता चला कि कोई भी इंडस्ट्री अगर बनी बनाई बिल्डिंग थी जहां कोई पहले बिजनेस करता था, वहां बिजनेस करेगा तो ये न्यू तो है, ग्रीन फील्ड नहीं है। आपके लिए न्यू है मगर ग्रीन फील्ड नहीं है। ग्रीन फील्ड कब आती है? जब आपने खाली जमीन पे फैक्ट्री लगाई हो। ग्रीन फील्ड इसलिए कि वहां झाड़ियां थी, आपने क्या किया, हटा के बिल्डिंग बनाई। दैट इज वाई 0 मीटर। पहले वहां बिजनेस नहीं था। नहीं 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 नहीं, ये पोल्यूशन को करने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा, ये टर्म इडियोमेटिक है, इडियम है। इसका मतलब ये नहीं है कि झाड़ियाँ काटो, दरख्त काटो, नहीं, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है जहाँ पहले कोई कंस्ट्रक्टेड फैक्ट्री ना हो वहाँ फैक्ट्री लगाओ। इसका मतलब है कि लोग ये ना करें ना कि मेरी बेटे का नाम है कस्बा, पहले लिखा था कस्बा इंडस्ट्रीज़, अब क्रेडिट आ गया, हटा के बेटे के नाम का कर दिया हसान इंडस्ट्रीज़, और FBR को बोलो न्यू बिजनेस। ओ भाई न्यू बिजनेस नहीं है यार, वो कहते हैं देखें जी मैंने तो नया बिजनेस शुरू किया है। तो इसलिए क्या कहा, वो एक बिजनेस पहले एग्जिस्ट नहीं करता हो, बिल्कुल न्यू। ऐसी इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी? ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री। ये वो मैन्युफैक्चरिंग है जो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट थी, न्यू। तो उसका कितना क्रेडिट है बेटा? 25%। किसका 25% है? ठीक है बेटा, लास्ट 3 साल बेटा। अब में डिडक्टेबल अलाउंस आसान है, डिडक्टेबल अलाउंस आसान है बेटा। उसमें डिडक्टेबल अलाउंस में
ऑनलाइन बेटा डिडक्टेबल अलाउंस में एक चीज, 3 डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, एक ही आता है सवाल में बार बार, कौन सा? ज़कात। ज़कात 3 डिडक्टेबल अलाउंसेस में आता ही ज़कात है, बाकी दोनों कभी भी नहीं आए, इसीलिए हम ज़कात पे फोकस करेंगे, बाकियों को भी कमेंट करेंगे, बाकियों को भी छोड़ेंगे नहीं। डिडक्टेबल अलाउंस सबसे बताएं है क्या? डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या है? ये डिडक्टेबल अलाउंस क्या है? हम जब सम ऑफ ऑल हेड्स करते हैं, बताइए सम ऑफ ऑल हेड क्या है? पांचों हेड्स की इनकम कैलकुलेट कर ली, उसको सम किया। अब क्या करते हैं? एड एग्जेम्प्ट इनकम। क्या मिलेगा बेटा? टोटल इनकम लेस एग्जेम्प्ट इनकम। बेटा क्या मिला? अब ये कहलाता है नेट टोटल इनकम। इससे जो लेस करते हैं बेटा वो अमाउंट कहलाता है डिडक्टेबल अलाउंस। इससे लेस करते हैं हम डिडक्टेबल अलाउंस, और वो कितने? 3। वो 3 है। कौन से? ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। ये 2 आज तक नहीं आए क्योंकि इनका ताल्लुक भी मोस्टली कंपनी से, ये आता है बार बार। मगर इसकी कंडीशन क्या है? ज़कात को एज डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत पे हुआ हो। सॉरी, अगर गवर्नमेंट को पे हुआ है तो। ऑनलाइन बेटा ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस या तो लिखा होगा, नहीं लिखा तो उसकी निशानी होगी। पहली बात गलत बोली है तुमने। एग्जामिनर इस पे सवाल बनाते हुए फंसाता है, लिखता है जी ज़कात वाज गिवन टू पुअर पीपल थ्रू क्रॉस चेक। नहीं मिलेगा। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस क्या कहता है? क्या कहता है? बैंक या कंपनी, दोनों एट सोर्स ज़कात को डिडक्ट कर सकते हैं, और डिडक्ट करके किससे देंगे? गवर्नमेंट को। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस की 2 बातें हैं, 2 की पॉइंट्स हैं। एक एट सोर्स कट जाना, दूसरा गवर्नमेंट को मिलना। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस ना लिखा हो, ये 2 बातें लिखी है तब भी ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत है। 2 बातें क्या है ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस की? एट सोर्स डिडक्ट हो जाना, और फिर गवर्नमेंट को पे करना। कौन डिडक्ट करता है? बैंक। बैंक तो हरा आप सबको पता है, बैंक ज़कात काटता है। कंपनी कब ज़कात काटती है? डिविडेंड। ओनली 1 अमाउंट, डिविडेंड। अगर डिविडेंड आपका पड़ा है ना उसके पास, और आप लेके नहीं जा रहे हो, पड़ा रहा कंपनी के पास, वो उसे ज़कात काट देंगे। सही है? तो अगर ये लिखा हो ना कंपनी डिडक्टेड ज़कात, तो वहाँ चौंक नहीं जाना। हाँ, ज़कात काट सकती है कंपनी भी। अब ज़कात के बाद वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड को भी एहतियातन एम्प्लॉयज से नहीं काटती, क्योंकि वो वेल्थ नहीं है, इनकम है। ज़कात वेल्थ पे, सैलरी से नहीं कटता ज़कात। बेटा उसको कहें पानी तो मुझे दे दे यार, बॉटल थोड़ा सा। बॉटल बोल दो कि पानी के लिए। अच्छा, 2 हमारे पास वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड हैं। अब इसमें एक बहुत ही न्यू
और मुश्किल पॉइंट है जिसको कोई केस स्टडी ना बना दे, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल में आने के चांस नहीं है, इसके बहुत कम है, ना आने के बराबर, मगर इसमें केस स्टडी बनने के चांस बहुत हैं। और वो ये हैं कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन बना दे और उसमें वो आ जाए। देखिए ये है फंड्स, पहला भी फंड है दूसरा भी फंड है, और ये दोनों फंड्स गवर्नमेंट के हैं। पहले फंड को क्या कहते हैं? वर्कर वेलफेयर फंड, दूसरे को वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। इन फंड्स में मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स को, जिनके पास वर्कर्स हों, इसके लिए टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इस्टेब्लिशमेंट, उनको बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट का यहाँ मतलब क्या है? वो मैन्युफैक्चरर्स, ये वो वाली इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, दूसरी वाली। तो इसने इस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रीब्यूशन की हो इन फंड्स में, इनमें से, तो फिर इस इस्टेब्लिशमेंट को यानी मैन्युफैक्चरर को क्या मिलेगा? डिडक्टेबल अलाउंस। कितना? जितनी वो कंट्रीब्यूशन करेगा। यहाँ हमने 1 लाख की कंट्रीब्यूशन की है वर्कर्स के लिए, हमारा डिडक्टेबल अलाउंस कितना है? 1 लाख। जैसे ज़कात माइनस हो रही थी, ये भी इतना माइनस होगा। इधर हमने 2.5 लाख की कंट्रीब्यूशन की है, कितना मिलेगा? 2.5 लाख। यानी यहाँ क्रेडिट की तरह कोई फार्मूला नहीं है। इसका मतलब क्या है? ज़कात की सूरत में कितना अमाउंट? जितना आपने ज़कात पे किया। वर्कर वेलफेयर फंड की सूरत में कितना अमाउंट? जितना आपने उसमें कंट्रीब्यूट किया। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड की सूरत में कितना अमाउंट? जितना आपने कंट्रीब्यूट किया। इनमें आप कोई फार्मूला नहीं है, नो फार्मूला। सिर्फ और सिर्फ क्या अप्लाई करेगा? जितना अमाउंट दोगे उसका आपको क्या मिलेगा? डिडक्टेबल अलाउंस। माइनस करो कहाँ से? नेट टोटल इनकम से। मगर कब? असल चीज़ें कब? ज़कात कब? नो, ज़कात इनिशियल ऑर्डिनेंस हो। ज़कात इनिशियल ऑर्डिनेंस की निशानी क्या है? अब बोलो। 2, 8 सोर्स कटा हो और गवर्नमेंट को पे किया। असल चीज़ ज़कात इनिशियल ऑर्डिनेंस है। ज़कात इनिशियल ऑर्डिनेंस असल चीज़ है बेटा। और ज़कात इनिशियल ऑर्डिनेंस, बेटा पानी मंगा रहा हूँ, वो दूसरी चीज़ नहीं मंगा रहा, पीने की चीज़, समझ गए? बॉटल आ रही है मगर वो वाली नहीं बेटा, रेड भी तो आती है, वो वाइट की बात कर रहे हैं। हाँ, ब्लैक भी आती है। हाँ, ब्लैक लेबल होता है भाई। अच्छा, पेप्सी ब्लैक है। हाँ, सही है, सही जा रहे हो तुम लोग, शाबाश शाबाश, लगे रहो। हाँ, टेक्स्ट तो हम नहीं करना है ना। एक मज़े की, हाँ, मज़े की बात बताता हूँ। एक दफ़ा एक केस के लिए FBI की तरफ से मैं गया हाई कोर्ट, डिफेंड करने के लिए केस था। दूसरी तरफ से वकील साहब आए हुए थे केस को, और बिजनेस था यही वाला, ये अंगूर की बेटी, समझ गए? ये जो अंगूर की बेटी का जो मतलब है ना, इस पे सवाल था। तो आपको पता है वो क्या केस बना रहे थे? केस ये बना रहे थे कि भाई ये जो ड्रिंक है, सुनिएगा, ये जो ड्रिंक है ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में फॉल करता है। कहाँ फॉल करता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो उसमें रेट कम था, फ़ायदे ज़्यादा थे टैक्स में। तो मैंने जज साहब को कहा कि जी हमारे जो भाई हैं इनको कुछ और नहीं तो खौफ खुदा होना चाहिए कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड किसको कहते हैं? जो वक्त गुजरने से ख़राब हो जाएं। और ये तो अंगूर की बेटी वक्त गुजरने से अच्छी हो जाए। इसको सब पता है, सही है ना? हाँ, मैंने कहाँ पढ़ा? नहीं, इसमें अभी नहीं आया था, अभी नहीं, इसमें कोई वो एडवांस ये फाइनल का कोर्स में आता है। तो बेटा बात ये है, वे पानी सादा पानी है, देख लो भाई ये कहाँ का पानी है यार। कौन सी? हाँ, जो उसी की तो बातें चल रही, शहद की बोतल की। तू क्या समझ रहा था? कौन सी बातें हो गई? हम भाई शहद की बोतल से आगे नहीं बढ़ते। हाँ बेटा, तुझे पता है
एक दफ़ा न्यू ईयर पार्टी सबसे अच्छी कहाँ होती है? इस्लामाबाद में पार्टी नहीं होती यार। किसने बंगलों में क्या हुआ पागल? ओ भाई बड़ा सोचिए, छोटी छोटी बातें क्या। इस्लामाबाद भी कोई शहर है? कटी पहाड़ी। भाई मेरी नॉलेज के हिसाब से 2 बड़ी पार्टीज, हाँ एक न्यूयॉर्क में, इसको पता है। अरे वो बताने वाली लड़की है भाई। तुमसे ज़्यादा जानती है भाई, शर्म करो यार। देखिए ना, कोटा में क्या होता है? कोटा में तो सिर्फ पहाड़ों में देखे जाते हैं भाई। हाँ अच्छा देखिए, एक तो मुझे पता है न्यूयॉर्क में सबसे बड़ी पार्टी होती है, और एक होती है दुबई में। दुबई में कहाँ? बुर्ज खलीफा। बुर्ज में क्या होता है? सिर्फ जलालत होती है यार। बुर्ज खलीफा के चारों तरफ खड़े हो जाओ, क्या वो पार्टी है? नहीं, एटलांटिस ये है। ये चीज़ मेरे अजीज, एटलांटिस की न्यू ईयर पार्टी में सिर्फ एक बंदे की सिर्फ डिनर की चार्जेस, जो कि मैं करके आया हूँ, बता रहा हूँ, बीवी के साथ गया था प्लीज़। और भाई सुन लो, बीवी के साथ और बच्चों के साथ, एटलांटिस में एक बंदे का सिर्फ डिनर की चार्जेस जब मैं गया था, और मुझे कुछ साल हो गए अभी, उस वक्त था 1,20,000 रुपये पर बंदा, सिर्फ बस 1,20,000 सिर्फ डिनर के लिए था। और टोटल सिर्फ एक डिनर पे मैंने खर्चा किया था 4 लाख, चूँकि 2 बच्चे भी थे, 4,80,000। और सुनो तो अब अगर मैं ये बीवी को आज पता चले ना कितना मैंने खर्चा किया था, यकीन करें वो मुझे गोली मार दे। तो मैंने उसको बताया था 20,000 रुपये टोटल। नहीं रुपए, मैं कहा 20,000 रुपये। अच्छा, मुझे पता था कि यार दिस विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए मैं तुम्हें इंसेंटिवाइज कर रहा हूँ, जल्दी क्वालिफाई कर लो। ओ भाई हाँ, पागल बात तो सुन। अब मज़े की बात क्या है, जिस टेबल पे होता है ना उनकी वेरी सिलेक्ट, एंड यकीन करें इट वॉज नो डाउट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मगर एक प्रॉब्लम था, पानी अवेलेबल नहीं था, समझ गए? ओ भाई टेबल पे पानी नहीं था, तो क्या था? टेबल पे भरा हुआ था दुनिया भर की ब्रांड्स, समझ गए? अब दुनिया भर की ब्रांड है, और हम शरीफ लोग वो भी बीवी के साथ गए हुए, ठीक है। अब मेरी टेंशन सबसे पहले यही, तो पानी कहाँ से लाऊं? अब मैं इधर उधर देख रहा हूँ क्या करूँ। तो वो हर टेबल में जो सर्व करने वाला बंदा था, वो जो हमारी टेबल पे था वो बंगाली था, वो समझ गया कि ये गलत जगह आ गया है, बंदा फंस गया है कहीं पे। आया, आके बोलता है, वो बंगाली उर्दू में बोलता है जैसे ना, पानी चाहिए? मैंने कहा जी, कहता मैं लाता हूँ। और वो पानी अवेलेबल ही नहीं हो भाई, अब समझ जाओ, इसको कहते हैं पार्टी। ये देख, अब मुझे बता इस्लामाबाद में क्या होता है? अब बता, कुछ भी नहीं होता। चलो वापस आ जाओ। क्या यार, किन कामों में? ओ भाई छोड़ो इन बातों को। अब हम ना थाईलैंड और ये छोड़ के उम्रे पे जाएंगे। छोड़ें भाई, आगे बढ़े बेटा। क्या बोल रहे हैं? आज से नहीं, आगे से क्यों नहीं, एक दफ़ा जाएंगे फिर। ओके नेक्स्ट में आ जाए बेटा। अच्छा अब देखें, पहली बात क्या है, ज़कात इज ईजी। सिर्फ याद क्या करना है? 2 बातें, एट सोर्स कट जाना और गवर्नमेंट को पे होना। एट सोर्स काटने के लिए 2 इदारे कॉमन है, बैंक और कंपनी। कंपनी किस पे काटेगा? डिविडेंड पे, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो बैंक से टैक्स कटवा देता है। दूसरी बात, अगर ये कहे कि किसी बंदे को हमने बैंकिंग चैनल से पे किया है, तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़कात नुश्र ऑर्डिनेंस लोगों को खुद ज़कात देने के बजाय किसको कलेक्ट करवा रहा है? गवर्नमेंट को, ठीक है? नहीं, इसके लिए अलग है बैतुल माल नहीं है, इसके लिए ज़कात कमेटीज़ हैं। आपको पता है पाकिस्तान में ज़कात कमेटीज़ का एक निज़ाम है जिसका लोगों को पता ही नहीं है। तो ज़कात कैसे लोगों तक पहुंचती होगी जिनका पता ही नहीं है? एक है नेशनल ज़कात कमेटी, एक है प्रोविंशियल ज़कात कमेटी, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटीज़ हैं। एक ज़कात कमेटी के बारे में न्यूज़ आई कि उन्होंने टोटल ज़कात डिस्ट्रीब्यूट किया है 20 लाख, मगर 20 लाख की डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए खर्चा हो चुका है 35 लाख। तो उनकी सैलरियाँ भी तो थी ना भाई, उनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी थी। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चलता है। चांद देखने आते हैं? अच्छा
इनके बारे में थोड़ी सी बात सुन लो बेटा। अव्वल तो जैसे मैंने कहा कि वर्कर वेलफेयर फंड पे प्रैक्टिकल नहीं कोई सिनारियो बन सकता है, तो इसके लिए एक बात सुन लें पहले। देखिए 2010 से पहले पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ फेडरल ये फंड्स थे। फेडरल का मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसका फंड क्या कहलाता? WWF, WPPF, हम उसी की बात कर रहे हैं। मगर 2010 के बाद हर प्रोविंस को भी ये फंड बनाने की इजाज़त है। तो उसके बाद आ गए हैं कौन से फंड्स? प्रोविंशियल फंड्स। तो सूबे का नाम उसके साथ आता है, जैसे पंजाब होगा तो PWWF, क्या मतलब इसका? पंजाब वर्कर। तो हर सूबे का पहले एक अल्फ़ाबेट आ जाएगा। सिंध का होगा तो क्या कहेंगे? सिंध वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। तो हर सूबे का ये मौजूद है। अब आप जरा एक पॉइंट जरा सिनारियो बेस्ड सवाल के लिए याद रखना, शायद ये बात आपको काम आ जाए पेपर में। वो ये कि डिडक्टेबल अलाउंस कब मिलेगा आपको? डिडक्टेबल अलाउंस आपको मिलेगा, डिपेंड करता है कि आप कौन हो। आप मैन्युफैक्चरर तो हो, तवज्जो सुनिएगा। अगर तो आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्लूसिवली किसी सूबे में, एक सूबे में, अब एग्जाम्पल सुने, पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान, एज अ प्रोविंस अभी वो काउंट नहीं होता, एज अ टेरिटरी है। चीफ मिनिस्टर ज़रूर है बट एज अ प्रोविंस अभी नहीं है। तो 4 प्रोविंस है, एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, ठीक है। तो अगर आप एक्सक्लूसिवली काम किसी सूबे में कर रहे हो, से आप 100% मैन्युफैक्चरिंग KP में कर रहे हैं, तो आपको डिडक्टेबल अलाउंस लेने के लिए लाजिम है कि वर्कर वेलफेयर फंड की या वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड की पेमेंट भी किससे करो? उसी सूबे को करो। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर वेलफेयर फंड, ठीक है बेटा। अब आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको? डिडक्टेबल अलाउंस। किसे पे करो? उसी सूबे को, ओके। और ये सब सूबों पे अप्लाई करता है। अगर आप एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग एक जगह कर रहे हो तो उसी सूबे को दे दो। मगर व्हाट इफ के आप 2 जगह मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, इस केस में इसका नाम है ट्रांस प्रोविंशियल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है बेटा। क्या नाम इसका? एस्टेब्लिशमेंट का यहाँ सादा अल्फाज में मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरर। ट्रांस प्रोविंशियल का मतलब एक से ज्यादा सूबों में है। ऐसे केस में अगर आप क्या लेना चाहते हैं? डिडक्टेबल अलाउंस, तो लाजिम है कि किसे पे करो? FBR को। अब सुनिएगा, हाशिर कह रहे सर बड़ा खतरनाक नाम है। बात तो सही की है इसने, ट्रांस प्रोविंशियल, ओके। तो जालिम सब। अच्छा बेटा ये देखिए, अब मैं आपको केस देता हूं जिसके आने के चांस हैं केस स्टडी में। सुने, वो आपको बताएगा कि जी एक मैन्युफैक्चरर है जिसकी 2 फैक्ट्रीज हैं, एक जी मुल्तान में है, दूसरी फैसलाबाद में है। तो आप समझ जाएंगे कि लाजमी इसने पेमेंट पंजाब को की होगी, क्योंकि एक ही सूबे में, ठीक है। अब सुने, इसके चांस ज़्यादा हैं। एक फैसलाबाद में फैक्ट्री है और एक कराची में फैक्ट्री है। पेमेंट उसने आधी सिंध को की है, आधी पंजाब को की है। बताएं क्या होगा? ये है वो केस जिसके आने के चांस है केस स्टडी में। तो आप कहेंगे सूबे को तो पेमेंट करनी थी, पूरी करनी। जब आप सोनली उस सूबे में काम करें तो करनी थी और फिर एक्सेप्टेबल है। मगर आप सोनली उस सूबे में काम नहीं कर रहे तो पेमेंट सूबे को नहीं करना। अगर की तो नहीं मिलेगा आपको डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम करने के लिए ट्रांस प्रोविंशियल का क्या मतलब है? एक से ज्यादा सूबों में काम कर रहा हूं, और जो एक से ज्यादा सूबों में काम कर रहा है तो फिर प्रोविंस को पेमेंट नहीं बल्कि FBR को पेमेंट करोगे तो मिलेगा क्या?
इस पे बेटा कोई सवाल बन सकता है, केस स्टडी। हमारा ये वाला पार्ट हो गया कवर। अब हम आते हैं सेकंड स्टेज की तरफ, और वो 2 टॉपिक थ्योरी के थे, जिसमें से एक टॉपिक है असेसमेंट का, एक टॉपिक है रिटर्न का। मैं असेसमेंट को पहले करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल है। नो चांस। हाँ बेटा, थोड़ा सा रह गया यार। नहीं नहीं नहीं, सूबे के अलग हुकूमतें हैं, FBR फेडरेशन की है, इस वजह से बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहूँगा कि हम आए हैं तो टाइम भी मुकम्मल करके जाएं, थोड़ा सा 40-50 मिनट रहे, मगर टॉपिक भी बड़ा काम का है, मुश्किल है, इस वजह से थोड़ा सा इसको तवज्जो कर लें। मैं आपको असेसमेंट पढ़ाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि असेसमेंट का पूरा टॉपिक पढ़ाऊँ, पूरा का पूरा टॉपिक। अब हमारे पास है कोई 40 मिनट या कोई इससे आसपास हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो जी बेटा, डिटेक्टिव अलाउंस बस यही था, इसके अलावा कुछ है ही नहीं ना, यही तो था टोटल। आप मास्टर शीट उठाएं, उसमें यही सारी चीज़ें लिखी हैं। वो एजुकेशनल है बेटा, वो क्रेडिट में जाएगा क्योंकि वो लायबिलिटी से लेस होता है। वो कहाँ से लेस होता है? लायबिलिटी से लेस होता है। अच्छा बेटा, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक समझा जाता है थ्योरी का, क्योंकि इसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो ऑब्वियसली बच्चे इसलिए नहीं समझ पाते कि इसमें ये ज़्यादातर दफ्तर के अंदर ऑफिस, टैक्स ऑफिस में होने वाले काम हैं, वो इमेजिन नहीं कर पाते। तो आई विल बी एज मच डिस्क्रिप्टिव एज पॉसिबल। आपका थ्योरी का अव्वल तो वो दौर ख़त्म हो गया है जब थ्योरी पे सवाल बनते थे, मगर अब थ्योरी पे तो खैर सवाल नहीं बनते, मगर फिर भी जिस थ्योरी की थोड़ी सी रेलेवेंस है बेटा उसमें ये शामिल है। कौन सा टॉपिक है ये? असेसमेंट। असेसमेंट में अभी क्या हो गया, इसको कहाँ से? हाँ, यहाँ से आ गया। ओके, ये देखिए बेटा, इसमें ये जो टॉपिक है ना, इसमें सच्ची बताऊं 10 मिनट की जो मैं पहली बात करूंगा वो आपके सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। और ये थ्योरी का हालांकि बहुत अजीब बोरिंग सा टॉपिक है और बड़ा मुश्किल सा टॉपिक है, इसको इंटरेस्टिंग और आसान कर देगा। पहली चीज़ क्या है, इसमें 100% मास्टर शीट काफ़ी है। इसमें नहीं, हर टॉपिक में काफ़ी है, कोई भी चीज़ हमने मिसिंग नहीं की इससे। 100% तैयारी आप मास्टर शीट से कर सकते हो इस टॉपिक की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, असेसमेंट है क्या? असेसमेंट का जो निज़ाम है वो कैसे वर्क करता है, मैं अब इसकी मिसाल देने के लिए छोटी सी 2 एग्जांपल्स दूंगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये निज़ाम ऐसे क्यों बनाया गया है। पहली, हमारे घरों में और ऑफिसेस में या जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन होती है, तो के इलेक्ट्रिक को कराची में और बाकी मुल्क में वापडा की जो कंपनीज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको पता कैसे चलता है कि हमने कितनी बिजली यूज़ की? मीटर से। इसका मतलब एक डिवाइस है जो क्या करता है? मेजर करता है, और उसको हम कभी डिस्प्यूट नहीं करते। हम उस बंदे को गालियाँ नहीं देते चलो हम देते भी होंगे, तो क्योंकि हमारा उस मीटर पे साइंटिफिक मीटर है तो ट्रस्ट तो होगा ना। अच्छा, आजकल स्लो हो जाता है क्योंकि वो शुभ सरकार ने कहा है कि मेरे से शुभ करवा लो, मीटर स्लो हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है, ओके। एनीवे, तो अगर मीटर साइंटिफिक है यार। दूसरी एग्जांपल सुने, एक मूवी है जो नहीं देखना, वो आज ही देखोगे तुम लोग यार, फिर पढ़ाई कैसे करोगे भाई? मूवी की बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि यार काम पढ़ाई का छोड़ के तुम मूवियों में लग जाओगे। हाँ चलें, अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। यार एक मूवी है जिसका नाम है इन टाइम। ये इन टाइम है,
हमारा भी सिस्टम ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है ना, कोई तस्वीर ही नहीं आती, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये वाली इन टाइम, ये इन टाइम हम इसलिए खुल के सर्चेस कर लेते हैं ना, क्योंकि कुछ आता ही नहीं है। ट्रेलर नहीं चलाऊंगा, चलेगा ही नहीं, गारंटीड है, ठीक है। अच्छा हम कनेक्ट कर देंगे, चलो ये भी सीन हम रखेंगे पेपर के पास, बाद पेपर दे दो, मूवी चलाएंगे, मूवी नाइट करें, मूवी मेरी मर्जी की होगी, थिएटर वालों की। अच्छा चल वो उधर चलेंगे थिएटर में। अच्छा देखिए बेटा, इन टाइम की क्यों बात कर रहा हूँ, इसका भी ताल्लुक है हमारे टॉपिक से। इसमें बाकी स्पॉइलर हो जाएगा, नहीं बता रहा। इसमें लोगों को पेमेंट करने के लिए मनी का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया गया है। इसमें पेमेंट होती है ज़िंदगी के ज़रिए। यू गिव योर लाइफ टू बाय अ कप ऑफ टी, यू अर्न समथिंग। कौन सी क्लिप देखते हो? मेरे से तो शेयर नहीं की तूने, अच्छी वाली भेजा करो, हाँ ठीक है। तो इसके अंदर लाइफ लिखी होती है डिजिट्स में। तो कुछ अमीर लोग होते हैं, अमीर का मतलब होता है जिसकी 1,00,000 साल ज़िंदगी, 50,000 साल ज़िंदगी, तो अर्न करते ही जाते हैं, वो मरते ही नहीं है कभी। और कुछ है जो डे टू डे ज़िंदगी गुजारते हैं, मजदूरी की, हाँ जी एक दिन निकल जाएगा, फिर कल गए मजदूरी की, तो कॉफ़ी पे भी लड़ रहे होते हैं, इतनी महंगी क्यों है, इतने दिन क्यों ले रहे हो, इतने मिनट्स क्यों ले रहे हो। तो लाइफ ऐसे होती है उनकी इन टाइम। मुझे बताएं, क्या हम इनकम को ऐसे मेजर कर सकते हैं? इनकम को क्या हम इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए या इस मूवी के ज़रिए मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए कर सकते हैं। बताओ कैसे? इलेक्ट्रिसिटी, पागल, मेरे कहने का मकसद है कोई मीटर लगाएं और लोगों को कहें इसकी इनकम बता, मीटर बुलाएं उसको, इधर आ, सारे अमीरों लाइन में खड़े हो जाओ, अब आप हाथ रखोगे हमें आपकी इनकम पता चल जाएगी। ऐसा हो सकता है? आप अंदाजे बता रहे हो ना, बैंकिंग चैनल ये वो। अच्छा सारे लोग क्या बैंक में पैसे रखते हैं बताओ? अच्छा चलो बैंक में भी रखते हैं, सुन लो बैंक में भी रखते हैं, तो एक अकाउंट में, चलो छोड़ो, अपने एक नाम पे, ओ भाई बीवी के नाम पे पागल है वो रखेगा, जो बेवकूफ होगा वो बीवी के नाम के रखेगा, क्योंकि वो पैसे गए, वो गए भाई, वो देंगे ही नहीं वापस। क्या अच्छी बात है? वाह, घर के पैसे घर में रहे, वो तो अपने पास रहे तो घर में है ओ भाई। तो बात ये है, हाँ रिकॉर्ड हो गया, हाँ अच्छा रिकॉर्ड हो गई, चलो ला खैर करेगा। तो भाई इसका मतलब ये है कि कभी भी इनकम को साइंटिफिकली मेजर नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते ना। तो टैक्स कैसे लगाएंगे भाई? जो खुद बताएंगे। सच कौन बोलता है? मैं तो यह असल बात बताता हूँ, लोग पता है क्या करते हैं, एक लफ्ज़ बोल नहीं पाऊंगा, समझ जाना, सुनो तो सही। लोग कोई नई टेक्निक निकालते हैं इनकम छुपाने की, कोई ऐसी टेक्निक, अकाउंट में इधर से घुमाया उधर चले गए पैसे, फिर एक दूसरे को बताते हैं, ओए तुझे पता है इस साल मैंने रिटर्न में क्या किया, मैंने ऐसे टैक्स वालों को बीप बीप बनाया, समझ के। ओ भाई एक दूसरे को, वो पागल है, सच बताएंगे, वो तो कहते हैं छुपाओ। अब सवाल ये है कि अगर बंदा अपनी इनकम छुपा रहा है और टैक्स वाले को उससे टैक्स लेना है, तो असेसमेंट का निज़ाम परफेक्ट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। एक तरफ बंदा बताने वाला, एक्चुअल का, मैं आपको एक ऐसा रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ, जब हमें ट्रेन किया जाता है ना, इस तरह ट्रेन किया जाता है टैक्स ऑफिसर्स को, भाई जब भी तुम रिटर्न देखोगे समझ जाना एक्चुअल का 30% बताया गया है। एक्चुअल का कितने परसेंट? 30%। हम इससे स्टार्ट करते हैं और वो क्या सोच रहा होता है, मैंने 10% बताना है। वो ये इसका मतलब कोई, अब मुझे बताए ना, जब एक तरफ बंदा छुपाएगा और कैश इकोनॉमी है, कैश इकोनॉमी में टैक्स लेने का वाहिद जरिया बताता हूँ, मैंने इसका एक हल भी निकाला, मैंने सोचा शायद इस हल से हम टैक्स 100% ले सकें। वो ये है कि कुत्ते भर्ती किए जाएं FBR में। सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा, नो, मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बता रहा हूँ। जो नोट्स हो ना कैश, उसमें केमिकल डाला जाए और उसको स्नाइफर डॉग्स के जरिए वो स्निफ कर करके उस तक पहुंच जाएं। तो मैं ना आपको कहीं रास्ते पे नजर आऊं ना, किसी
भाग रहा हूँ कुत्ते के पीछे, समझ आए ये सर किसी टैक्स लेने के चक्करों में उसको रेट डालने जा रहे हैं, क्योंकि उसको बताया है किसी कुत्ते ने कि कहाँ कैश मौजूद है। सर रेड आप लोग मारते हैं मतलब कोई और अथॉरिटी है? कौन सा वाला रेट? वो नहीं मारते रेट हम। वो रेट नहीं, टैक्स के रेट्स तो करते हैं बेटा, मगर वो अभी हम तो भाई सीनियर हो गए, मैं थोड़ी जाता हूँ खुद, जूनियर जाते हैं जूनियर। अपना रेट रिकॉर्ड करें, पागल हो, मैं क्यों जाऊँगा, पत्थर लग जाए मुझे तो। और भाई कमिश्नर हूँ यार, मैं कभी रेड वेड पे नहीं जाता, मेरे जूनियर लोग जाते हैं। छोटे छोटे होते हैं वो जाते हैं रेड करने पे, हम सिर्फ ऑर्डर करते हैं जाओ भाई फलानी जगह पे, वापस आते हैं हमें। बहरहाल चले इन बातों को छोड़े, रेड वेड को आए इन असेसमेंट की बात पे। देखिए जो असेसमेंट है ना, इसका मतलब परफेक्ट नहीं हो सकता, या हो सकता है बताएं? नहीं हो सकता ना। फर्स्ट बात जरा तवज्जो सुनना, अब मैं आ रहा हूँ टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ। मूवी बंद, मूवी थिएटर क्लोज, यस क्लोज। बेटा अब मुझे बताएं किसी भी बंदे ने क्या कमाया कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? असेसमेंट में भी वो फाइल करेगा रिटर्न, रिटर्न फाइल करेगा ना, उसमें वो खुद बताएगा कि मेरी इनकम ये और टैक्स इतना, ठीक है। इसका मतलब हुआ जिस दिन रिटर्न फाइल हुआ उस दिन असेसमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया, एंड नहीं हुआ, प्रोसेस शुरू हो गया। अब होंगी बेटा इनकी 3 स्टेजेस, 3 स्टेज में आप पढ़ोगे, 3 स्टेजेस है इसकी बेटा। फर्स्ट ओरिजिनल असेसमेंट, ये देखो नंबर 1 लिखा है ओरिजिनल असेसमेंट। ओरिजिनल असेसमेंट है 2 किस्म की बेटा, 2 किस्म की। पहली का नाम क्या है? ये देखो पहली का नाम क्या है? सिर्फ, और दूसरी का नाम क्या है? एब्रीविएशन में सुनो, एब्रीविएशन में बजाओ, बजाओ, हाँ बजाओ, क्यों? बेस्ड जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर। ओके मैं आता हूँ मैं, मुझे अलाउ मी प्लीज, अलाउ मी टू क्लेरिफाई एवरीथिंग। अभी सब्र करें, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब सुने, ये जो पहले नंबर पे असेसमेंट है उसके सामने नंबर लगा है सेक्शन का, थोड़ा सेक्शन के नंबर ले लूंगा ना तो आसानी होगी। इसको कहते हैं 120, सेक्शन कौन सा है? और जो बेस जजमेंट है उसका सेक्शन क्या है? 120। आपको याद नहीं करने, ये नंबर नहीं याद करने, बट मैं यूज कर रहा हूं ताकि मैं फर्क सिखा सकूं। दोनों को मिला के क्या कहेंगे? नो 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 नो, ओरिजिनल असेसमेंट। क्या कहेंगे? ओके आए इसको विजुअली समझते हैं, इधर आओ। देखिए बेस्ड जजमेंट क्या है और ये क्या है। सपोज कर लो हमने एक महल में जाना है, ये पुरानी वो बादशाहों की कहानी नहीं है, शहजादी को बचाने के लिए महल में गए थे और ये पीछे नहीं देखना पत्थर के बन जाओगे, वो नहीं। महल में गए, महल के 2 दरवाजे थे, ठीक है, ये महल के 2 दरवाजे हैं भाई। तो गेट पे खड़े हैं, 2 गेट हैं, मगर दोनों में से एक से एंटर कर सकते हैं बस। चूंकि दोनों में से एंट्री लेनी है तो एंट्री है ही इस लेवल पे, ये लेवल 1 से एंट्री हो सकती है, एंटर होना ही यहां से है, इसीलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूं? ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब फर्स्ट टाइम है यहाँ। ओरिजिनल असेसमेंट का मतलब फर्स्ट टाइम असेसमेंट। ओरिजिनल का मतलब कोई और ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, देसी घी की तरह नहीं, नहीं वो बात नहीं है। ओरिजिनल असेसमेंट एक टर्म है जो आपको याद करना चाहिए, ठीक है। और ये 2 हैं, कौन सी 2? अब 2 कौन सी हैं? तवज्जो सुनना। पहली कहलाती है असेसमेंट, दूसरी कहलाती है बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। अभी रुकना, अभी रुकना, अभी रुकना। मगर जब असेसमेंट को हम तफसील से पढ़ते हैं तो कहा गया है असेसमेंट सेक्शन 120 वाली, इसमें टैक्स असेस होने का तरीका यह है, खुद बता रहा है तरीका, कि जब टैक्स पेयर कंप्लीट
रिटर्न फाइल करेगा। करेक्ट नहीं बोल रहा, करेक्ट नहीं, क्या बोल रहा हूं? कंप्लीट रिटर्न। इसका मतलब है कि पहले दरवाजे से मुझे एंट्री कब मिलेगी? जब मैंने कंप्लीट रिटर्न फाइल किया हो। ओके, रिटर्न फाइल किया हो तो जो उस रिटर्न में लिखा होगा वो असेसमेंट हो जाएगी। अब मैं यहां डिफाइन करना चाहता हूं असेसमेंट है क्या। असेसमेंट का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस, क्या प्रोसेस, जिसमें दो चीजें डिटरमिन होती हैं। नो 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 नो, एक टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। अब प्रोसेस जो डिटरमिन करता है दो चीजें, टैक्सेबल इनकम क्या है और टैक्स लायबिलिटी क्या है। और हमें क्या कहा गया, क्या फाइल करो, मगर वो रिटर्न क्या होना चाहिए, कंप्लीट। तो हम मान लेंगे आपकी ही टैक्सेबल इनकम और आपका ही बताया हुआ टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट हम मान लेंगे, मगर क्या करो, कंप्लीट रिटर्न फाइल करो। जो बोलोगे हम मानेंगे, इसीलिए इसका नाम है सेल्फ असेसमेंट। क्या नाम है? सेल्फ। इसको क्यों बोलते हैं, हम ही बता रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, पहली असेसमेंट को अब मैं असेसमेंट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, सेल्फ असेसमेंट। और इसका सेक्शन क्या है, 120। ये 120 सेक्शंस में डिफरेंस करने के लिए। मगर इस दरवाजे से कब आओगे, जब रिटर्न फाइल करोगे। भाई रिटर्न फाइल करोगे ना तो आपकी बात मान ली जाएगी। क्या माना जाएगा, आपके रिटर्न में बताई हुई टैक्सेबल इनकम को भी हम मान लेंगे, आपके रिटर्न में बताई हुई टैक्स लायबिलिटी को भी हम मान लेंगे। हम कहेंगे ठीक है, जो आपने बताया दुरुस्त था। लेवल 1 पे, किस स्टेज पे, ओरिजिनल असेसमेंट में। आगे की लेयर्स हैं, कितनी लेयर्स हैं, टोटल लेयर्स कितनी होंगी। अभी किस लेवल पे हम, 1 पे, लेवल 1 पे है, लेयर 1 पे, याद रखना। लेवल 1 पे हम आपकी बात मान लेंगे। एक शख्स है, वो कलमा पढ़ता है, तो हम उसको मुसलमान माने कि ना माने, माने ना। तो लेवल 1 का तो है ना। फिर कोई उल्टी बात करता है, थाईलैंड जाने की बातें करता है, और अंगूर की पेटी की बातें करता है, हम फिर शक करेंगे। हम कहेंगे कि ये कहीं मौलवी या मुफ्ती कभी तो नहीं है, ठीक है। ओके, तो लेवल 1 पे तो भाई वो सेल्फ असेसमेंट है ना, आगे हम देखी जाएगी बात की बात है। मगर जो रिटर्न फाइल ना करे वो इस दरवाजे से नहीं आ सकता, ना ना ना, उससे दूसरे दरवाजे से आना पड़ेगा। और दूसरा दरवाजा क्या है, बेस्ड जजमेंट। अब गौर से सुनना, उसमें दो बातें आपकी आएंगी। कौन सी, आपकी टैक्सेबल इनकम भी वर्कआउट की जाएगी, आपकी टैक्स लायबिलिटी भी वर्कआउट की जाएगी। मगर खुद तो बता नहीं रहे हो, खुद तो बता ही नहीं रहे हो। खुद कैसे बताना था, रिटर्न फाइल करके। रिटर्न तो फाइल किया ही नहीं है, इसीलिए बजाओ बेस्ड जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास होगा। कौन करेगा, कमिश्नर। भाई कमिश्नर, चाहे तो उन्होंने देना ही छोड़ दी। मैंने कहा यार थोड़ा वक्फा रखना, वक्फे के बाद आई नहीं मेरे पास, 3-4 दफा दी पहले। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अब मुझे बताएं असेसमेंट है क्या, प्रोसेस, जिसे क्या पता चले, यही जो लिखा है, टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी पता चले। लेवल 1 पे दो ही रास्ते हैं उसके, सेल्फ असेसमेंट और बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट कब होगी, जब आप रिटर्न फाइल करोगे, और नहीं फाइल करोगे तो बेस्ड जजमेंट। बेस्ड जजमेंट कौन करता है, एक कमिश्नर ऑर्डर पास करके। देखिए उसको बेस्ड जजमेंट बेटा इसलिए कहते हैं कि उसमें एक्यूरेसी 100% नहीं होती। अवेलेबल रिकॉर्ड की बेसिस पे जो उसकी फाइल है, उसका जो डेटा इकट्ठा हो सकता है बैंक से, इलेक्ट्रिसिटी से, गैस से, उसकी मुख्तलिफ इकट्ठा करके उसकी बेसिस पे जजमेंट की जाती है, जज करते हैं। मे बी करेक्ट, मे बी रॉन्ग, मे बी करेक्ट, मे बी रॉन्ग। एक सेकंड दो बेटा, एक सेकंड दो, पॉइंट अधूरा है मेरा। मगर चूंकि पहली दफा इन दो ही असेसमेंट से गुजरना होता है, दोनों को मिला के क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, ओरिजिनल। अब आपसे सवाल कर रहा हूं, ओरिजिनल असेसमेंट कितने, दो। कौन से, सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट में कब आएंगे, बेस्ड जजमेंट में कब आएंगे,
बेहतरीन बेहतरीन। रुको बेटा, अब थोड़ा सा व्यू बनाऊंगा, फिर आपको रन थ्रू करूंगा, बहुत आसानी समझ आएगी। अब क्या हुआ, लेवल 1 से जब हम गुजरे तो ज़रूरी नहीं है कि लेवल 1 एक्यूरेट हो, 100% एक्यूरेट तो दूर की बात है, एक्यूरेट होना भी ज़रूरी नहीं इसका, मगर गुजरे तो सही ना, लेवल 1 हो चुकी है। इसका मतलब कहानी अब बढ़ गई है थोड़ा आगे। आप आए इधर तो आपको अब एक ही दरवाज़ा नज़र आएगा आगे लेवल 2 का। आगे जाना है तो इस दरवाजे से गुजरना है। इसका मतलब पहले दरवाजे चुके, दरवाजे किसके थे, महल के बाहर के, तो उसको हमने क्या बोला, ओरिजिनल। अब गुजर आए, गुजर आए, यस। अब सुनना, चाहे सेल्फ असेसमेंट हुई हो चाहे बेस जजमेंट हुआ हो, मगर अगर पाई जाएंगी 5 सिचुएशंस, अगर एक को मैं अलग काउंट करूं तो 6 सिचुएशंस बनती हैं। इनमें सेल्फ असेसमेंट में या बेस जजमेंट में कुछ ऐसे केसेस हैं, अगर वो पाए जाएंगे तो असेसमेंट कौन सी है, ऊपर क्या लिखा है, ओरिजिनल असेसमेंट, उसे क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। तो लेवल 2 क्या कहलाता है, अमेंडेड असेसमेंट। क्या है इसे, अमेंडेड असेसमेंट। मगर कब होगी अमेंडेड असेसमेंट, अमेंडेड असेसमेंट कब होगी, अब ये वाला पार्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता है। ये मैं आपको डायरेक्ट उस चीज़ पे लेके जा रहा हूँ जिस पे सवाल बनता है, ठीक है ना, डायरेक्ट इसमें अगर थ्योरी सवाल बना या केस स्टडी बनी, वो ये है बेटा। मैं इसको 5 भी काउंट करता हूँ, 6 भी काउंट करता हूँ, मगर चूंकि अलग अलग केसेस हैं तो 6 बेहतर है। 6 सिचुएशन पाई जाएं आपके रिटर्न में या आपके बेस जजमेंट असेसमेंट में, और वो क्या है। नंबर 1, इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज स्केप्ड असेसमेंट। ये कैसे पता चलेगा कि स्केप की है या नहीं? कोई ऐसी इनकम जो डिक्लेयर नहीं की गई थी, ओरिजिनल असेसमेंट में शामिल नहीं की गई थी, बाद में सामने आई, क्योंकि नया बैंक अकाउंट सामने आया, नया इनकम का सोर्स सामने आ गया, तो क्या मतलब है, इनकम स्केप हो गई ना। स्केप का मतलब क्या है, जो असेसमेंट में शामिल ना हो। किसी ने कोई अमाउंट छिपा लिया, ओरिजिनल असेसमेंट में नहीं बताया, या बेस जजमेंट के वक्त भी सामने नहीं था। सेकंड केस क्या है, इनकम हैज़ बिन अंडर असेस्ड। अंडर असेस्ड की एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इनकम तो सारी बताई, नकली एक्सपेंस की वजह से कम असेस हो गई, फेक एक्सपेंस की वजह से अंडर असेस हो गई। तीसरा केस, रेट गलत लगा दिया। चौथा केस, एक्सेसिव रिलीफ लिया। रिलीफ की एग्जाम्पल क्या है, एग्जेम्पशन गलत लेना, क्रेडिट गलत लेना, अलाउंस गलत लेना। एक्सेसिव रिफंड, रिफंड का अमाउंट गलत वर्कआउट करना, और मिसक्लासिफिकेशन। एक इनकम थी, उसे बिजनेस में ले गए ताकि डिडक्शंस मिले। मिसक्लासिफिकेशन से भी फ़र्क पड़ता है, रेट का, सैलरीड नॉन सैलरीड का। एक बंदे की अदर सोर्स की इनकम थी, सैलरी में ले गया ताकि ज़्यादा सैलरी आ जाए, ताकि रेट सैलरीड के लग जाए, इसका मतलब मिसक्लासिफिकेशन। मुझे ये 6 याद चाहिए आपसे, याद। इस पे सवाल बनता है, अगर थ्योरी का कभी सवाल बना भी है ना, यही बनेगा बेटा। क्या सवाल बनेगा मतलब? कि असेसमेंट, ओरिजिनल असेसमेंट may be amended or further amended in 6 conditions। सवाल क्या होता है, वो कंडीशंस क्या है, ये कंडीशंस हैं। मतलब ये अगर कंडीशन होगी तो अमेंड करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे। पहले तो कंडीशन बताएं क्या थी, बताएं। इनकम स्केप्ड असेसमेंट, याद हो जाएगा, स्केपमेंट, स्केपमेंट ऑफ असेसमेंट में हम इसको बोलते हैं, स्केपमेंट ऑफ असेसमेंट। दूसरा अंडर असेस, तीसरा लो टैक्स रेट, एक्सेसिव रिलीफ, एक्सेसिव रिफंड और मिसक्लासिफिकेशन। दोबारा सुने, पहली स्केपमेंट ऑफ असेसमेंट, अंडर असेस, लो रेट, एक्सेसिव रिलीफ, एक्सेसिव रिफंड और मिसक्लासिफिकेशन।
इनमें से कोई भी केस पाया गया तो आपको अगले दरवाजे से गुजरना पड़ेगा, और वो क्या होगी, आपकी पिछली असेसमेंट को अमेंड करेंगे। इसका मतलब जो इनकम पहले बताई गई थी अब चेंज हो जाएगी। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। एक बंदे ने रिटर्न फाइल किया और उस रिटर्न में उसने अपनी इनकम 8 लाख रुपए बता दी, टैक्स की अमाउंट 8 लाख रुपए, और उसने कोई 32 मिलियन के करीब कोई इनकम बता दी। 8 लाख रुपए का टैक्स हकीकत में गलत था उसका, क्योंकि उसने बहुत सारी इनकम्स छुपा ली थी। टैक्स वालों ने जब एविडेंस कलेक्ट किया तो पता चला कि उसकी एक्चुअल इनकम 8 लाख नहीं है, कोई 16 लाख रुपए है। 8 लाख उसने छुपा लिए, तो क्या जाने देंगे या क्या करेंगे? करेंगे क्या? अमेंड करेंगे। अमेंड किसे करेंगे? ओरिजिनल असेसमेंट को। अच्छा, एक बंदे ने रिटर्न ही नहीं फाइल किया था, उन्होंने क्या बनाया? बेस जजमेंट किया, मगर बाद में एविडेंस मिला कि बेस जजमेंट में भी हमने कम असेस किया है। क्या करेंगे अब वो? अमेंड करेंगे। लेवल चेंज हो गया ना। इसका मतलब ओरिजिनल असेसमेंट में बी अमेंडेड, मगर कब? इन हाउ मेनी केसेस? इन हाउ मेनी केसेस बेटा? 6 केसेस में क्या करते हैं वो? अमेंड करेंगे। अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, सबसे पहले देंगे नोटिस, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं शो कॉज नोटिस, और उसके बाद पास करेंगे ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। नोटिस और ऑर्डर प्री कंडीशन है, वरना आप अमेंडमेंट नहीं हो सकती। अमेंडमेंट से पहले नोटिस ताकि उसकी बात सुनी जाए, उसके बाद ऑर्डर ताकि वो अमेंडमेंट की जाए। ठीक है, तो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर पास होगा कब? जब ये 6 चीजें पाई जाए। कौन सी? एस्केपमेंट ऑफ असेसमेंट या एस्केप्ड इनकम, एस्केप्ड असेसमेंट, अंडर असेस, लो रेट। ये याद कर लो बेटा, ये याद कर लो, ये इसका एसेंस है, सवाल इस पे बनता है। ओके, चले, अब हो गई अमेंडमेंट। अब आप सुनिएगा, अमेंडमेंट हो गई, सुनिएगा बेटा, अमेंडमेंट हो गई तो पास होगा अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। ऑर्डर। अब सुने तीसरा लेवल, आखिरी लेवल। भाई ये भी तो मुमकिन है कि उसमें भी, उसके बाद भी कोई एविडेंस आए। यार ये इतने लेवल्स पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि असेसमेंट का प्रोसेस परफेक्ट थोड़ी है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जितनी दफ़ा हमें एविडेंस मिलेगा हम तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कोई परफेक्ट निज़ाम ही नहीं है। एवरी टाइम हमें एविडेंस आया हम असेसमेंट को अमेंड करते रहेंगे। ओरिजिनल असेसमेंट को भी अमेंड करेंगे, अमेंडेड को भी अमेंड करेंगे। अब अमेंडेड को जब अमेंड करेंगे तो उसका क्या नाम रखा उन्होंने? फर्दर। फर्दर, और फिर लिखा फर्दर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर एज मेनी टाइम्स एज नेसेसरी। जितनी दफा, अगर यही 6 केसेस पाएंगे हम, वही सेम 6 केसेस पाएंगे, तुम्हें देंगे एक नोटिस, उसके बाद पास करेंगे हम ऑर्डर, और अमेंड कर देंगे हम अपने ही ऑर्डर को। किससे? फर्दर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर से। अब थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट बना दूं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेंडमेंट की है 3 लेवल्स। पहला लेवल क्या है? ओरिजिनल असेसमेंट। दूसरा लेवल क्या है? अमेंडेड असेसमेंट। तीसरा लेवल क्या है? फर्दर अमेंडेड असेसमेंट। और अब सुने बेटा, अब ये बात ये है कि इनको रखें सामने, इसको रखें सामने, और मेरी बस थोड़ी सी गुजारिशात सुने, आपका टॉपिक सॉलिड हो जाएगा। भाई ऐसे पीछे पड़े हैं कि वो जावेद मियांदाद नहीं था जिसने एक फनी सा क्लिप आया था कि इंडियन बॉलर जो है उसको बॉलिंग करता है तो वो शॉट मार के क्या कहता है? भाऊ भाऊ कहता है, भाऊ भाऊ। तो वो क्या था, कहते कुत्ते की तरह पीछे पड़े हो यार, इधर टांग में ही लगाए, वो कुत्ते की तरह पीछे पड़े हुए हैं, छोड़ेंगे ही नहीं। थोड़ी तवज्जो से एक बात सुनिए जी बेटा जल्दी। एक केस हो, कोई भी एक केस हुआ, ये काम होगा। ये केस होगा, थोड़ा सा बस जी बेटा पूछ लो।
बताता हूँ, रुके। अब जरा एक बात सुने बेटा, एक बात सुने। मैंने ना आपके लिए जो पूरा चार्ट बनाया है ना, इस चार्ट को अब मैं कनेक्ट करूंगा आपके टॉपिक के साथ, आपका टॉपिक आसान हो जाएगा। मुझे कुछ सवालों के जवाब देते जाओ आप। ओरिजिनल असेसमेंट क्या है? फर्स्ट टाइम असेसमेंट। कितनी असेसमेंट्स को ओरिजिनल कहते हो? 2। नाम बताओ। सेल्फ असेसमेंट और बताएं सेल्फ असेसमेंट कब होगी? अब एक लफ्ज ऐड करना चाहता हूं, जब कंप्लीट रिटर्न फाइल होता है। अब ऐड कर रहे हैं कंप्लीट को। पहले मैंने कहा था कंप्लीट को छोड़ो, सिर्फ रिटर्न बोलो, कंप्लीट रिटर्न फाइल हो। ओके, और रिटर्न फाइल ना करें, हम नॉन फाइलर हो तो बेस्ड जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर, इसमें भी नोटिस होगा। नोटिस हर जगह होता है, पहले नोटिस फिर ऑर्डर। हमेशा 30 दिन नहीं है, लोअर भी होता है, 7 दिन भी होता है। अब मुझे एक बात बताएं, इसमें गलती रह जाए तो लेवल 2 क्या है? अब वो गलतियां बताएं कौन सी हैं। गौर से अब सोचो, उन 6 में टैक्स कम होगा या बढ़ेगा? जब उसको करेक्ट करेंगे उन गलतियों को, तो 6 की 6 को करेक्ट करने से टैक्स कम होगा या बढ़ेगा? इसका मतलब ये वो गलतियां हैं जो टैक्स को नुकसान दे रही हैं। मगर साबित करने के लिए एविडेंस भी तो चाहिए ना। एविडेंस कलेक्ट करके उसको पहले दिखाया जाएगा नोटिस के जरिए, ये लो भाई साबित हो रहा है तुम्हारा टैक्स तुमने कम बताया है। फिर वो जवाब देगा, अपनी वजाहत करेगा, और वो नहीं मानेंगे तो ऑर्डर पास करके वो टैक्स को बढ़ा देंगे। ऐसा समझ आया? मगर अपनी ही अमेंडमेंट को फिर वो फर्दर अमेंड, फिर फर्दर अमेंड को जितनी दफा जाए फर्दर चलता रहेगा, तो साइकिल तो कभी एंड ही नहीं होगा। इसीलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करूंगा, और वो क्या है जो आपने कहा था समझा दें, क्योंकि वही नहीं समझ आता बच्चों को। टाइमलाइंस। उसने क्या किया, कहा FBI तुम्हें इजाजत है जितनी दफा मुंह काला करने कर लो, अमेंडमेंट करनी है, फर्दर अमेंडमेंट करनी है, कर लो, मगर टाइम लिमिट्स है तुम्हारे पास। इस टाइम लिमिट गुजरने के बाद अमेंडमेंट नहीं हो सकती। अब एक मिसाल सुने इसकी। एक टैक्स पेयर ने टैक्स छुपा लिया, सपोज करें 10 करोड़ रुपए की उसकी इनकम थी, नहीं बताई। टाइमलाइन गुजरने के बाद, टाइमलाइन गुजर गया ना, उसके बाद वो FBI के सामने बैनर लगा दे, बैनर कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए फलाने अकाउंट में थे, कैच मी, कुछ नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन है टैक्स पेयर का। टैक्स पेयर का प्रोटेक्शन क्या है? टाइम गुजर गया तो हो चुका है 3 तलाकें। अब वो FBI को तलाक दे चुका है, अब FBI उस पर हराम हो चुका है। अगले साल कैसे पकड़ सकता है? अगला साल तो कहानी गई ना भाई, क्लोज हो गया। बेशक पता चलेगी, फ्यूचर के लिए ना, वो पिछला तो गया ना, सोर्स पूछ ले तो पूछ लो। इसका मतलब क्या है? एक तो आपने लेवल समझना है, दूसरा टाइम लिमिट समझना है बेटा। टाइम लिमिट किस पे है बेटा? टाइम लिमिट इस पे है। टाइम लिमिट्स किस चीज का पढ़ोगे? असल टॉपिक ही ये है, इसके बाद सारी बच्चों वाली बातें। टाइम लिमिट है मेरे बच्चों इस पे, अमेंडमेंट कब तक हो सकती है, और टाइम लिमिट है मेरे बच्चों किस पे? फर्दर अमेंडमेंट कब हो सकती है। इसकी टाइम लिमिट से, टाइम गुजर गया नहीं हो सकती, बेशक एविडेंस हो, प्रूफ हो, नहीं हो सकता। इसका मतलब इंपॉर्टेंट तरीन चीज क्या होगी? टाइम लिमिट्स। लेवल्स बताओ कितने थे? कौन से? अब जब थ्योरी आया करती थी और अगर आ गई तो सवाल कैसे बनेगा? वो बनेगा लिस्ट डाउन या डिस्कस द कंडीशंस in which original assessment may be amended and amended assessment may be further amended। और वो सेम है, कितनी है वो? 6। कौन सी? escaped assessment, under assessment, low rate, excessive relief, excessive refund, misclassification, ये लिखते हैं। ओके बेटा, क्लियर? ये कॉन्सेप्ट बना। अब अगर आप, आता हूं बेटा उसकी तरफ, अगर आप थोड़ा सा इस चार्ट पे वापस आ जाओ बेटा, ये देखिए यही बातें यहां लिखी हुई हैं, ये देखिए यही बातें। पहली बात नंबर 1 क्या है?
असेसमेंट। सामने क्या लिखा है देखिए, सेक्शन का टाइटल ना सेल्फ असेसमेंट नहीं है, काम सेल्फ असेसमेंट का है, टाइटल सिर्फ असेसमेंट है। बोलते क्या है हम इसको, सेल्फ असेसमेंट। देखिए क्या होता है, क्या फाइल हुआ हो बेटा, तो क्या हो जाता है, यानी जो उसमें बताई गई इनकम और टैक्स असेस हो जाएगी। और रिटर्न का एक और कभी सवाल बनता था, आजकल नहीं बन रहा, वो ये है, उसका सवाल पहले सुने। सवाल ये है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कंप्लीट रिटर्न, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कंप्लीट रिटर्न। अब इसकी लॉजिक सुने, इसकी लॉजिक सुने। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी लॉजिक सुने बेटा। ये जो आप सिस्टम पढ़ रहे हो ना सेल्फ असेसमेंट का, जो बताओगे मान लेंगे, नहीं बताओगे फिर हम असेसमेंट करेंगे। ये 2001 के ऑर्डिनेंस में आया, इससे पहले वो सारी असेसमेंट खुद करते थे। लोग कम थे ना, टैक्स फाइल करने वाले कम थे, टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले भी कम थे। और उस वक्त ऑब्वियसली जो पुराना निज़ाम भी था, और पुराने निज़ाम में हर बंदे की असेसमेंट खुद करते थे वो। तो असेसमेंट पता है कैसे करते थे, मैंने तो कभी भी नहीं देखी क्योंकि वो हमारे बहुत पुरानी बात है। तो मैंने नया नया टैक्स डिपार्टमेंट जब ज्वाइन किया था 2004 में मैं आया था, CSS किया। 2006 में जब मैं सीट पे बैठा तो उस वक्त जो हमारे स्टाफ वाले लोग होते थे उस दौर को याद करते थे, जो पुराने दौर। सर क्या दौर होता था सर, अच्छा दौर होता था, गुजर गए अच्छे दौर। तो मैं कभी दिल आया, मैंने कहा पूछूं तो सही है क्या दौर था। तो एक दफ़ा एक स्टाफ वाला था, मैंने कहा यार ये तुम लोगों को सिर्फ मैं यही सुनता रहता हूँ पुराना दौर पुराना दौर, वो क्या दौर था। सर आजकल तो दौर ही एक बुरा हो गया है, उस वक्त दौर बड़ा अच्छा था। मैंने कहा बता तो सही क्या दौर था। कहते सर देखें उस दौर में हर टैक्स पेयर हमारे पास टैक्स ऑफिस में आता था, हम उसकी असेसमेंट करते थे, तो आते ही वो एक लिफाफा देता था। सुनो तो सही, ये हकीकी कहानी बता रहा हूँ, मैंने अपने खुद गुनाहगार कानों से सुनी, देखी नहीं क्योंकि हमसे पहले हो चुका है। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब हर टैक्स पेयर आके लिफाफा देता था। वो एक दोस्त ने बताया था, पुलिस में एक दोस्त था, एक कोलीग होते हैं ना पुलिस में, तो उसको किसी ने कहा, वो उसने एक दफ़ा चूँकि मिलते रहते थे उसको, वो उसकी पोस्टिंग हुई थी आई थिंक बहावलपुर उस वक्त। तो बहावलपुर में उसका जो हेड था, जो अपना SSP या जिसको DPO कहते थे, DPO ने उसको बुलाया, कहता भाई नए अफसर आए, मैं आपको ट्रेनिंग करूंगा स्पेशल तरीके से। स्पेशल तरीका क्या है, मैं सारे थानों वहाँ के SHOs को बुलाता हूँ, एक एक थाने पे जाओ, उससे चीज़ें सीखो। मैं सबको मैसेज कर देता हूँ, सब थाने वालों को, हाँ भाई ये नया अफसर आया इसको सिखाओ। तो कहता है कि जब सारे थानों को मैंने विजिट कर लिया, वापस किया ना, तो DPO साहब के पास, तो उसने कहा हाँ भाई क्या सीखा आपने, तो मैंने बातें बताई। तो कहता है SHOs को उसने वहाँ पे गालियाँ दी। पुलिस में तो जल्दी गालियाँ हैं, और वो भी किस किस्म की गालियाँ तुम समझ गए होगे। तो कहता है सीखते इन्होंने तो तुझे कुछ सिखाया नहीं, ये क्या सिखाते। तो उसने फिर वो कॉल मिलाई, कहा उसको PO को सारे SHOs को बुलाओ, सब आए, तो उनको फिर 2 गालियाँ दी सीधी सीधी। कहता है वो पुलिस की ज़बान ही अलग होती है भाई, वो जो पेड़ा फ़लसफ़ा पढ़ते हैं, शरीफ से बनते हैं, जब वो पुलिस में जाते हैं ना तो उनकी ज़बान ही चेंज हो जाती है। क्योंकि अगर वो इस ज़बान से बात ना करें ना, इस ज़बान से बात ना करें तो फिर उनकी बात भी नहीं चलती। तो उनके ज़बान में पहले गाली आती है, फिर वो काम चलते हैं। अच्छा उसने सब तालेदार को कहता है इसको ये नहीं सिखाना था, और 2-4 गालियाँ दे दी। इसको सिखाना था हर 2 नंबरी, इसको सिखाओ कि FIR कैसे मर्डर का ख़राब होता है, इसको सिखाओ कि रेट क्या चलता है, इसको सारी चीज़ें सिखाओ। तो कहता है मैं हैरान रह गया यार ये क्या सिखवा रहा है मुझे। तो कहता है अगर नहीं तुम लोगों ने सिखाया मैं तुम्हारी पोस्टिंग हटा दूंगा। अब SHO की पोस्टिंग हट जाए, माँ मर जाए उसकी, सच्ची बता रहा हूँ, उसकी माँ मर जाए अगर इसको हटा दो। तो उन्होंने कहा सर हुक्म, सर हुक्म, सर सलूट करे। और कहता है एक थाने में कहता है जो 2 नंबरियाँ उन्होंने सिखाई, सर ये आता है, इसका रेट ये चलता है, सर इसमें ये होता है, सर भत्ते का ये, सर फलाने का ये, सर अगर नंबर यूँ हम मैनेज करते हैं, बीच में FIR की यूँ काटते हैं, अगर ना काटनी हो तो ये कहते हैं। सारी 2 नंबरियाँ सिखाई उन्होंने। कहता है जब मैं वापस किया DPO साहब के पास, कहता है हाँ इन्होंने अब तुझे सिखाया है। पता है फिर क्या कहता है DPO, अब सुन सारी 2 नंबरियाँ सीख चुके हो ना, अब इनको पकड़, सुपरवाइज कर, अब तू इनको पकड़ सकता है कि 2 नंबरियाँ ना कर सके। कहता है यार वाह क्या तरीका है, 2 नंबरियाँ सीखोगे तो पकड़ पाओगे, तुझे खुद पता ही नहीं है क्या 2 नंबरी पकड़ पाओगे। तो भाई ने जब ये किस्सा सुना तो मैं भी घुस गया शायद 2 नंबरियाँ सीखने मैं भी हर किसी थी, और क्या होता था और क्या होता था।
तो मुझे ना उन पे यकीन नहीं आया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, हर टैक्स पेयर आएगा पहले लिफाफा देगा, अगर एक वकील साहब आ रहे हैं उसके 500 टैक्स पेयर हो तो कितने लिफाफे, ओए ओए भाई ये तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो मैं हिम्मत की अपने बॉस के पास चला गया, ऐसे ही वो होते हैं ना गपशप भी लगती है बॉस को, ऐसे ही कोई बॉस था भाई, बॉस के पास चला गया। मैंने कहा सर ये जो अपना स्टाफ बातें करता है सर, ये इसमें मुझे हकीकत नहीं दिखती। नहीं नहीं दुनिया इसमें हकीकत है। अब वो शुरू हुआ तो कहता है तुझे पता है उस दौर में क्या होता था। मैंने कहा सर वो आपको ज़्यादा पता, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं वहाँ का कासा बन गया। कहता है यार देखो एक दफ़ा पता है क्या हुआ, गर्मियों में भी हम कोट पहनते थे उस वक्त तो कहता है तुझे पता है एसीज वेसीज तो अभी लगे, उस दौर में हम खिड़की खोलते थे मगर कोट पहन के आते थे, एसीज नहीं थे तब भी कोट पहन के आते थे। मैं कहा सर गर्मियों में भी? हाँ हाँ क्योंकि लिफाफे इतने होते थे। और पता है एक ने कहता है यार एक दफ़े तो ये हुआ कि मेरे से ना वो डालते हुए, मेरे से खुद ही बता रहे हैं, मेरे से ना तो गिर गए। कहते हैं हमारे प्यून भी इतने ईमानदार थे कि वो अगले दिन आके बोल रहे हैं सर ये आपके 2 लिफाफे गिर गए थे। कहते इतनी ईमानदारी से होता था, समझ गए, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ होता था ना प्यून का। वो अपना हिस्सा ले चुका होता, उसको क्या जरूरत है बॉस का हिस्सा लेने की, समझ गए। तो बेटा इसलिए वो अच्छा आप समझते थे। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे निज़ाम में टोटल करप्शन में व्हाट वाज द सोर्स ऑफ करप्शन? असेसमेंट ऑर्डर। क्योंकि टैक्स पेयर को पता है कि ये असेस करेगा कि अच्छा है कि मैं इसको थोड़ा सा हड्डी डाल दूँ, हिस्सा दे दूँ। आपके साथ हुआ है सर, कोई लेकर आया हो लिफाफा, आपने एक्सेप्ट किया? ये लानत है, लिफाफा एक्सेप्ट किया। वो कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा, अभी छोड़। अभी असेसमेंट तो सुन, असेसमेंट तो सुन। कहता आपने कभी लिफाफा दिया? पागल है भाई। अब पता है क्या है असेसमेंट? अब क्या पुराने दौर में क्या होता था, असेसमेंट ऑर्डर यानी टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी किसने तय करनी है? कमिश्नर। उसका उस वक्त नाम होता था असेसिंग ऑफिसर, क्योंकि वो असेसमेंट करता था। कमिश्नर ने करनी असेसमेंट। हर टैक्स पेयर होगा हाँ भाई कमिश्नर बताएं जी, मैं रुक तो जाए। वो इसी तरह करते थे, वो 2 ऑर्डर बनाते थे, कोऑपरेट करोगे तो ग्रीन कलर का पेपर, नहीं करोगे तो रेड कलर का पेपर, समझ गए? तो कहते थे भाई अच्छा है इसको 2 रुपए देके जान छुड़ा लो। तो हर केस पे समझ गए ना? ओके अब आगे बढ़े। अब मुझे बताएं बेटा, इस केस में जो असेसमेंट होती थी टैक्स पेयर भी खुश, टैक्स कमिश्नर भी खुश, किसका नुकसान? स्टेट का। क्योंकि टैक्स पेयर अगर 100 रुपये बचाता था तो 2 रुपये देता था, तो लॉस 100 रुपये का हुआ, किसका? स्टेट का, आम लोगों का। तो स्टेट में जो ऊपर बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा इस निज़ाम को ही हम लपेट लेंगे, क्योंकि असल तो टैक्स कलेक्ट करना था। ये टैक्स कलेक्ट करने के बजाय क्या करते हैं? शटर अप और शटर डाउन। और भाई धंधा लगा के बैठे हैं, तो इस निज़ाम को ही ख़त्म कर दो। तो असेसमेंट ऑर्डर को कर दिया खत्म। क्या कहा? जो टैक्स पेयर बोलेगा वो मान लेंगे, मगर फिर उस पर चेक एंड बैलेंस लगाएंगे। आई बात समझ? अब मैं आपसे सवाल करता हूं, जब सेल्फ असेसमेंट है तो असेसमेंट ऑर्डर कहाँ है? डीम्ड हो जाता है, अज्यूम हो जाता है। किस डॉक्यूमेंट को असेसमेंट ऑर्डर कहेंगे? अब सुनिएगा लफ्ज मेरा, तवज्जो सुनिएगा। जब रिटर्न फाइल हुआ तो रिटर्न ही क्या बन चुका है? असेसमेंट ऑर्डर। मगर हकीकत में वो असेसमेंट ऑर्डर तो नहीं है ना, इसीलिए हम एक लफ्ज ऐड कर देंगे, डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर। अब मैंने सवाल क्या कहा था जो कभी आया था पास्ट में, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कंप्लीट रिटर्न? बताएं क्या है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ? ये 2 बॉक्सेस, ये 2 बॉक्सेस उसका जवाब था। ये रिटर्न इज टेकन टू बी क्या? डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर इश्यू टू द टैक्स पेयर, और उसमें बताई गई टैक्सेबल इनकम, उसमें बताया हुआ टैक्स असेस माना जाएगा। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कंप्लीट रिटर्न? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कंप्लीट रिटर्न? स्टेटस क्या है उसका? अ कंप्लीट रिटर्न is taken to be deemed assessment order and amounts mentioned on the return
डीम्ड इज असिस्ट, ठीक है। ये बात अभी खैर ओरिजिनल असेसमेंट पे जरूरी क्या था, क्या फाइल होना, कंप्लीट रिटर्न, और अगर नहीं फाइल हुआ तो बेस जजमेंट। ओके, अब बेटा बेस जजमेंट ये देखें, एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा टाइम कम रह गया है। अमेंडेड असेसमेंट कब होगी बेटा? छह चीजें आएंगी। अमेंडेड को फर्दर अमेंड कब करेंगे बेटा? वही छह चीजें होंगी। अमेंडमेंट में क्या होता है? ओरिजिनल असेसमेंट को अमेंड करते हैं, दो में से जो भी केस था अमेंड होगा। फर्दर अमेंडमेंट में क्या करते हैं? अमेंडेड को फर्दर अमेंड करते हैं। फर्दर अमेंडमेंट कितनी दफा होगी? एज मेनी टाइम्स एज नेसेसरी। तो लिमिट क्या है भाई? टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट गुजर गई तो नहीं कर सकते बेटा। अब मुझे सिर्फ 5 मिनट आपसे चाहिए, मैं असल टॉपिक तक आ चुका हूँ, ठीक है। असल टॉपिक क्या है? वो टाइम लिमिट्स क्या है, वो टाइम लिमिट्स क्या है। एक सवाल आया है बार बार कि वो 6 केस बताएं जिसमें ओरिजिनल असेसमेंट को अमेंड और अमेंड को फर्दर अमेंड कर सकते हैं, वो आपने पढ़ लिया। एक इजी सवाल किसी दौर में आता था कि कंप्लीट रिटर्न का स्टेटस क्या है, वो भी आपने देख लिया कि वो डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर है। अब आते हैं असल चीज़ की तरफ जिसमें वो आपको भगा भगा के मार देगा और ऐसा सवाल बनाएगा ना कि तुम्हें लगेगा छोड़ दो भाई इसको। और वो क्या है? टाइमिंग पूछेगा। रिटर्न फाइल हुआ इस डेट पे, अब बताओ ये नोटिस सही है कि नहीं है। भाई ये आप उस वक्त कर पाओगे जब अगले 5 मिनट मुझे सुनोगे, ठीक है बेटा। 5 मिनट इसलिए बोल रहा हूँ कि उसकी सारी मेहनत मैंने पहले ही कर दी है, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी, सारी मेहनत पहले से ही मौजूद है। ये देखो टाइमलाइन बेटा, इसी मास्टर शीट को, ये जिसको कहते हैं ना, ये जैसे किसी आर्टिस्ट का एक बेस्ट पीस होता है। दिस इज द बेस्ट पीस दैट आई हैव क्रिएटेड इन टेक्स्ट। टेक्स्ट में जो बेस्ट चीज़ मैंने प्रोड्यूस की है वो टाइमलाइन है। ऐसी खूबसूरत, क्योंकि मुझे इसके बाद वो खूबसूरत याद आती है, बुलबुले वाली, खूबसूरत, ऐसी खूबसूरत चीज़ बनाई है। सबसे पहले आए बेटा टाइमलाइन को पढ़ते हैं। टाइम लिमिट्स किसके लिए हैं ये? कितने साल है बेटा? 5 साल। नहीं, आगे पढ़ो। 5 साल from the end of अगर ऑनलाइन नहीं नजर आ रहा बेटा, अब देखें 5 years तक अमेंडमेंट हो सकती है। ओके, कहाँ से? फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब है? ना, फाइनेंशियल ईयर जुलाई टू जून को कहते हैं, जो नॉर्मल टैक्स ईयर की तरह है। जुलाई टू जून, 1 जुलाई टू 30 जून, ये फाइनेंशियल ईयर होगा। ओके, कौन सा फाइनेंशियल ईयर? इन विच कमिश्नर ने क्या किया हो? इशू किया हो या ट्रीटेड एज इशूड हो। इशू क्या होता है बताएं ना? ऑर्डर कौन सा? नहीं 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 नहीं, ये तुक्के नहीं मारे, वापस आ जाएं। इसका मतलब ये चार्ट की दोबारा जरूरत पड़ गई। हम रुको रुको रुको, हम टाइमलाइन पढ़ रहे हैं बेटा इसकी। तो इससे पहले क्या इशू हो चुका होगा? शाबाश, करीबो। ओरिजिनल, रॉन्ग। इससे पहले बेस्ड जजमेंट इशू होता है, ये ट्रीटेड एज इशूड होता है। ये बेस्ड जजमेंट और ट्रीटेड एज इशूड क्या होता है? ट्रीटेड एज इशूड क्या होता है? रिटर्न। ये तो बात की ना हमने। इसका मतलब ये बात इसी की हो रही है, कहता है जिस साल बेस्ड जजमेंट या तो इशू हुआ हो या ट्रीटेड एज इशूड हो, तो ये उसी की बात कर रहा है, बेस्ड जजमेंट की और सेल्फ असेसमेंट की बात कर रहा है। अब मिला के पढ़ो, अब पढ़ो क्या लिखा है। 5 ईयर कहां से? एंड ऑफ किसके? कौन सा फाइनेंशियल ईयर? जिसमें क्या हुआ हो? कमिश्नर ने इशू किया हो, तो बेस्ड जजमेंट। इशूड का मतलब बेस्ड जजमेंट, या ट्रीटेड एज हैविंग इशूड यानी सेल्फ असेसमेंट। रिटर्न फाइल होना, रिटर्न फाइल होते ही वो ट्रीटेड एज इशूड हो जाता है। क्या? ओरिजिनल असेसमेंट। इसका मतलब है अब 2 केसेस हो गए। कौन से केसेस हैं? सेल्फ असेसमेंट में
और बेस जजमेंट में, ये दो अलग केसेस हैं भाई। ओरिजिनल असेसमेंट एक है या दो? दो ना? कौन कौन सी? तो जो असेसमेंट ओरिजिनल होगी तो हमें अलग अलग टाइमलाइन जानी पड़ेगी, ठीक है। आए बेटा केस 1, समझ आ जाएगा बेटा आपको जी। नहीं 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 नहीं, सबर सबर सबर, इस पे नहीं जाओ ना, यही तो समझाना है, ये तो समझाना है, ईयर्स की बात आ रही है बेटा। अब सबर कीजिएगा, सुनिएगा अब बात। ये है केस 1 सेल्फ असेसमेंट का, और केस 2 किसका है? बेस जजमेंट का। टाइमलाइन आपने सीखनी है कौन सी? दोनों के लिए। टाइमलाइन किस पे है? नो 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 नो, टाइमलाइन किस पे है? अमेंडमेंट पे, कि आप सेल्फ असेसमेंट को या बेस जजमेंट को कब तक अमेंड कर सकते हो, और ये टाइम गुजर गया तो अमेंड, ये सीखना है। सब अलग है, अलग है, अलग है सेम बट थोड़ी अलग है, इसीलिए दो एग्जाम्पल बना रहा हूं। क्या पढ़ रहे हैं? असेसमेंट को अमेंडमेंट कब तक कर सकते हो, ओके। फर्दर अमेंड नहीं बात हो रही, तो उसकी टाइमलाइन अलग है, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। वो आज नहीं हो पाएगी क्योंकि टाइम एंड हो चुका है, ठीक है। मगर एक टाइमलाइन तो सिखा दूंगा ना आज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल समझा जाता है, इजी हो जाएगा। हम पढ़ क्या रहे हैं? टाइम लिमिट्स किस पे? अमेंडमेंट पे, शाबाश। हम पढ़ रहे हैं अमेंडमेंट पे टाइम लिमिट। अमेंडमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती? टाइमलाइन गुजर गई तो नहीं हो सकती, टाइम है तो हो सकती। अमेंडमेंट कब तक की जा सकती है, उसका क्या स्टडी कर रहे हैं? टाइमलाइन, ओके। तो अमेंडमेंट है कौन सी? ओरिजिनल। उसमें कितनी आई? 2, तो दोनों को पढ़े ना। पहली क्या है बेटा? इसमें असेसमेंट कब होती है? जब उसने रिटर्न फाइल किया, शाबाश, जब उसने रिटर्न फाइल किया, क्योंकि वो रिटर्न फाइल होते ही क्या बन जाता है? असेसमेंट ऑर्डर, डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर, शाबाश। नाउ यू आर गेटिंग इट। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। दिस इज द मोमेंट जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है, वरना तो ये बिल्कुल नहीं समझ आता टॉपिक कौन सा है, ओके। टेक्स ईयर था 19, तवज्जो करना। 19 की बिगिनिंग कब हुई और एंडिंग कब हुई? ऊपर लिखा हुआ है। तैयबा बेटा बस 5 मिनट चाहिए बच्चा, बस ये टाइमलाइन सीख लो बेटा। टेक्स ईयर 19 की मैं मिसाल बना रहा हूं। बिगिनिंग क्या है? 1 जुलाई 18, एंडिंग क्या है? 30/6/19, ओके। ये टेक्स ईयर है। इसका रिटर्न फाइल होता है एंड के बाद 3 महीने बाद। ये रिटर्न फाइल हुआ, कब फाइल हुआ? 3 महीने बाद। क्या फाइल हुआ है? क्या बन चुका है? क्या बन चुका है? क्या डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर बन चुका है। किस डेट पे? इसी डेट पे। अब कॉन्सेप्ट कनेक्ट भी होंगे और टाइमलाइन भी समझ आएगी। ईयर था 19, एंड हुआ 30/6/19 पे, रिटर्न फाइल हुआ 3 महीने के अंदर। 30/9/19 पे रिटर्न फाइल होता है, उस दिन वो डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर बन गया, और कमिश्नर इज ट्रीटेड एज इशूड, नॉट एक्चुअली इशूड, ट्रीटेड, हैविंग इशूड। तो ये हो गई डेट ऑफ ऑर्डर, हो गई। अब हमने क्या पढ़ा था? हमने ये नहीं पढ़ा था कि टैक्स ईयर की एंड के बाद 5 साल, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। उसने कहा था कि फाइनेंशियल ईयर के बाद 5 साल। तो मैं बार बार बोल रहा था कौन सा फाइनेंशियल ईयर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर? जिसमें रिटर्न फाइल हुआ, जिसमें ऑर्डर हुआ। तो हमने यहाँ रुक नहीं जाना, इस डेट का फाइनेंशियल ईयर निकालो। 2020। इसका फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1/7/19 से लेके 30/6/20 एंडिंग मिल गई। किस ईयर की मिली है? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि ये कब स्टार्ट हुआ? 1/7। वो इस डेट की ले रहे हो, किस डेट की लेनी है भाई? जिस दिन रिटर्न फाइल हुआ। जब रिटर्न फाइल होगा ना, ये कौन सा केस है? सेल्फ असेसमेंट। इसमें हमने क्या लेना है? डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग लेनी है। जिस दिन रिटर्न फाइल होगा ना, उसका फाइनेंशियल ईयर निकालेंगे। फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब है? वो डेट जो 1/7 से लेके 30/6 तक हो, वो बन गई है कि नहीं? क्लियर है? तो पहला स्टेप क्या है? ईयर आइडेंटिफाई करो जिसका रिटर्न फाइल हो रहा है।
ईयर कौन सा था? 19। दूसरा स्टेप क्या है? डेट निकालो किसकी? जिस दिन रिटर्न फाइल हुआ। तीसरा क्या है? फाइनेंशियल ईयर निकालो जब वो रिटर्न फाइल हुआ। आई समझ? अब आपको चुके क्या मिल चुकी है? एंड ऑफ, तो 5 साल कैलकुलेट करो। करो भाई 5 साल इसके बाद कैलकुलेट। पहला साल कब एंड हुआ? नहीं यार 21 तो नहीं बोलना, 30/6/21। दूसरा कब? तीसरा, चौथा, और ये है आखिरी डेट। अब 30/6/25 के बाद अमेंडमेंट निश्ता नहीं होगी। ठीक है भाई, नहीं हो सकती। लिखा कितना मुश्किल था, समझ में कैसे आसानी से आ गया, क्योंकि यही का मास्टरपीस यही है विजुअल्स के जरिए। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। नहीं, कंप्लीट इसको करना है। सेकंड केस में क्या हुआ था? अब हमें रिटर्न तो होगा नहीं ना, तो ईयर आइडेंटिफाई किया। ईयर क्या था? 19। मगर ईयर इरेलीवेंट है, हमें क्या चाहिए? डेट ऑफ ऑर्डर चाहिए भाई। कब? अब जरूरी है कभी किसी वक्त भी हो उसका। हमारा टाइमलाइन इससे नहीं स्टार्ट होगा ईयर से। किससे स्टार्ट होगा? बेस जजमेंट ऑर्डर से स्टार्ट होगा। अब उनकी मर्जी, बेस जजमेंट 5 साल में कर सकते हैं, बेस जजमेंट भी 5 साल में हो सकती है। ये एज एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये रेंडम एग्जाम्पल है। नो रीजन फॉर सिलेक्टिंग दिस डेट। 15/8/20 पे हुआ, ये गिवन होगा। ये सवाल में गिवन होगा कि बेस जजमेंट हुई कब, क्योंकि ऑर्डर उस दिन पास हुआ होगा। ये गिवन है आपको। क्या गिवन है? 15/8/20 पे। ईयर कोई भी था, ये डेट है। अब आगे बताओ क्या करेंगे? डेट ऑफ ऑर्डर मिल चुकी है, फाइनेंशियल ईयर निकालेंगे। किस डेट का? इस डेट का निकालो भाई फाइनेंशियल ईयर। 1/7/20 से लेके अब क्या मिल चुकी है आपको? फाइनेंशियल ईयर की एंड मिल चुकी है। मिली ना? आगे क्या काउंट करोगे? 5 साल। पहला कब एंड हुआ? 22। दूसरा 23, 24, 25 और इसके बाद अमेंडमेंट। भाई इसको जाके आज रिवाइज कर लो। ये वो टाइम अप्रॉक्स सेम नहीं, एग्जैक्ट सेम है, मगर उसमें एक्चुअली वेरिएबल डेट्स हो सकती हैं। तरीका वही है। अब आपके पास ये कवर हो गया। सर केस स्टडी है, मुझे मेरे को बना के पूछेगा। केस स्टडी होगी इसकी। नहीं बेटा, एक टाइमलाइन और है जो मैं कल कवर करूंगा। आते ही पहले इसको कवर करूंगा, फिर मेरे हिसाब से असेसमेंट कंप्लीट माना जाएगा। अभी मैं कंप्लीट नहीं मान रहा, क्योंकि एक टाइमलाइन और है, और वो फर्दर अमेंडमेंट का टाइमलाइन है, वो अगले पेज पे, जो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है? नहीं, पहले सैलरी के बाद चले, फिर आपकी मर्जी, आप जैसे कहोगे। हम भाई देर से आओगे तो असेसमेंट हो गया ना। बेस जजमेंट दोबारा समझाता हूँ बेटा। अच्छा बेटा, इसका फैसला हम फिर कल ही कर लेंगे, अभी बजाय के कल। तो इसीलिए तुम भाई घर जाओ यार। घर है कि नहीं है? घर नहीं है, रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है। हमें भी अपने बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सपेक्टेड जो था उसका 90% तक आज कवर कर लिया है। वो 10% उसका कोई बहरल रह गया, वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमने टाइम बहुत लगाया था बिजनेस पे, और वो डिज़र्व भी करता है। हाथी मर गया सही है भाई। बाकी तो खैर है, बाकी इंशाल्लाह कोई ज़रूरत पड़ी तो एक दिन बढ़ा दूंगा। क्या ज़रूरी थोड़ी है कि 4 दिन ही हो, आपकी मर्जी है। हमारी क्लास है मंडे को। अब मंडे पे तो जाऊंगा ही नहीं ना, अगला हफ्ता सैटरडे संडे। ठीक है, तुम्हारी क्लास चलती रहेगी। ठीक है, तुम्हें अलग से पढ़ाऊंगा मैं, ये सारी चीज़ें दोबारा पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। एथिक्स से शुरू करूंगा। रिकॉर्डिंग मिलेगी जी बेटा, शुरू हो गई रिकॉर्डिंग मिलना आपको, यूट्यूब पे मिलना शुरू हो जाएगी। एक सवाल था, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, कहाँ चला गया भाई? सर जी एक सवाल था, हाँ ये वाला, बजाओ दोबारा। चले मैं आओ, सुनो एक सेकंड, इसको मैं, ये चल रहा है ना, इस वजह से उसको दोबारा समझा दूं, फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। बेटा देखिए, बेस जजमेंट में चूँकि एक्चुअल असेसमेंट हो रही होती है बेटा, इस वजह से बता दे मुझे कटी पड़ा था।
कटी फाड़े पहुँच रहे हैं, चल बेटा निकल। सर ये जो आपने सवाल बताया था ना, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कंप्लीट रिटर्न, नहीं कंप्लीट रिटर्न, ये गलत लिखा है, कंप्लीट रिटर्न। हाँ बट नहीं, सवाल ये है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कंप्लीट रिटर्न, तो ये पूरा होगा फिर? ये होगा। ये समझा जाएगा कि डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर है। जब रिटर्न कंप्लीट होगा ना बेटा, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कंप्लीट, या डीम असेसमेंट तो यस तो इसका पहला जवाब ये है कि कंप्लीट रिटर्न क्या बन जाता है, पहला स्ट्रेट जवाब ये है कि वो बन जाता है डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर असेसमेंट ऑर्डर। इशूड बाय। हाँ, फिर यहाँ से शुरू किया, इधर लेके गए, इस बॉक्स से शुरू करके इधर ले जाओगे, इसका जवाब है। हाँ ठीक है सर वो वेल्थ स्टेटमेंट का बता दें। बिलाल जज़ाकल्लाह बेटा। वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है? बेटा अभी आएगा ना, वो रिटर्न का टॉपिक है। सर वो क्या कहते हैं, हमें पेपर में दिया था सवाल, और सर क्या कहते हैं, एक रिक्वेस्ट थी सर। ये गलती हो गई थी एक आध, मगर चलो खैर है। सर कल सैलरी ये पहले करवा दें, उसके बाद ये कंटिन्यू, क्योंकि आने में थोड़ी देर हो जाती है तो ये असेसमेंट निकल जाएगा, ज़ाया हो जाएगा टाइम। देखिए बेटा ये कल डिसाइड करेंगे। यार सर एक रिक्वेस्ट है, ये सैलरी से ही शुरू करूँ, मेरा भी ये इरादा है जी बेटा। आप सैलरी मैं एक सेकंड उस बच्चे को तो बता दूं यार, 3 दफ़ा उसने सवाल भेजा है। भाई बात सुनो बेटा बेस जजमेंट का ये था ऑनलाइन में, मेरा बेटा जिसका सवाल था ना बेस जजमेंट का, वो ये था कि जिस भी ईयर की बेस जजमेंट की जाएगी उसकी डेट गिवन होगी। ये गिवन होगी कि कमिश्नर ने बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर कब पास किया, ठीक है। तो जो भी डेट गिवन होगी हम इसका पहले फाइनेंशियल ईयर निकालेंगे, यानी वो एक 7 से लेके 30/6 जिसमें डेट फॉल कर रही है, तो फाइनेंशियल ईयर ये है। एंडिंग क्या है इसकी 30/6, इससे 5 साल काउंट होंगे। ठीक है बेटा, आप क्लियर है? नहीं सुहेब चीमा मेरा बेटा, आईकिप की बुक के ज़रिए पेपर पास नहीं होता मेरा बेटा। वो आप अगर उसके थ्रू जाओगे ना तो उसमें तो 20-22 सफ़े लिखे थे उसके बिजनेस के, पुराने कैप्सूल में कंसाइज है ये बहुत बेटा। कौन से कैप्सूल में? नहीं वो जो था ना मोमिन खान बेटा पुराने वाला, वो बॉक्सेस के ज़रिए है, इसमें थोड़ा सा इलस्ट्रेटिव है, बातें सारी वही हैं। तुम्हें अगर पुराने से समझ आता है बेटा पुराने से पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बल्कि मुझे ज़रूर बताओ कि तुम्हें उसमें से क्यों ज़्यादा बेहतर समझ आ रहा है, क्योंकि मेरी नज़र में तो ये ज़्यादा आसान है, इसके अंदर वो सेम चीज़ मौजूद है। ठीक है बेटा, चले भाई ऑनलाइन, होप के सेशन वाज यूज़फुल बेटा। अब मैं यहाँ जाओ भाई, ज़रा जाओ बेटा। प्रिंट चाहिए अरीशा बेटा, एक काम कर लो बेटा, आपको प्रिंट चाहिए। आप ये नंबर जो है ना, हाँ ना वही, ऑनलाइन को छोड़ दो बस डायरेक्ट बेटा, ये नंबर लिखो, ये 0345 ठीक है, 0345 26 55906। ये अवेश का नंबर है, STD सॉल्यूशंस, ठीक है, एडवोकेट अवेश। ये आप रब्ता करें और मैंने उसको अभी बोल दूंगा कि आपको अर्लीस्ट कॉपी आपको भिजवा दें, ठीक है। PDF तो बेटा शेयर कर दिया है ना, किस चीज़ का PDF? ओके, ये मैं यार एक काम कर लो, PDF कहाँ मैंने लिखा था? ये पूरा नहीं, एक काम कर लो ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आप खुद ही करवा दें मेरे से, ये हाँ, एक साथ नहीं होगा। एक साथ नहीं होगा ना, ये कर देंगे। नहीं यार एक सेकंड को, कौन सा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें? अभी आप असेसमेंट वाला कर दें, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो कवर की हुई थी ना। ये असेसमेंट वाला मैं आज कर दूंगा। टाइमलाइन रिवाइज करा दीजिएगा कल। जी बेटा, ये रिपीट होगा फिर। वो शायद गौर भाई बैठा हुआ। अच्छा ये बैठा है गौर, ठीक है बेटा, या गौर जात जिंदाबाद। स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशंस PDF, ओके PDF कर दो बेटा, सब ये ग्रुप पे भेज दो यार, ठीक है। और इसके अलावा क्या था? चलें भाई घर जाएं आपको हिम्मत है, 12 घंटे आपने बैठे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा। गाड़ी भी चलानी है। अभी मैंने घर भी जाना है बेटा।